और दैट इज द रीजन हमने कहा चीपर सोर्स ऑफ कैपिटल हम हमेशा यूज करते हैं, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस हम हमेशा यूज करते हैं। अब जैसे मान लो इस एग्जांपल में एक कंपनी है, कंपनी एक्स, ठीक है। ये कंपनी जो है ऑफर कर रही है लेट्स से 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर एट द रेट 100 ईच, एट द रेट 100 ईच। यानी कि एक डिबेंचर का डिनोमिनेटेड प्राइस कितना हो गया, 100 रुपये। तो एक डिबेंचर का डिनोमिनेटेड प्राइस हो गया 100 रुपीज़, और इस 100 रुपीज़ पे ये कंपनी क्या ऑफर कर रही है, 10% ऑफर कर रही है। यानी कि ये कंपनी कह रही है कि अगर तुम मेरे को 100 रुपये दोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज दीज रेट दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट। अब ये जो कूपन रेट है ये क्या बताता है, ये बताता है ये कैसा होता है, अभी मैंने आपको बताया था दिस इज व्हाट, एनुअल, जनरली दिस इज एनुअल। अब ये कह रहा है कि साल के एंड में मैं आपको 10% क्या करूंगा, पे करूंगा। तो ये वो है जो कंपनी इज विलिंग टू पे, आया ना, व्हाट द कंपनी इज विलिंग टू पे। कंपनी कह रहा है मैं इतना तो आपको दे दूंगा जी, ये मेरा ऑफर है। अब जरा गौर करो, जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर है यानी कि ये वाला जो पार्ट है, जो प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल है, वो क्या सोचता है। अब मेरा ये प्रेजेंटेशन अगरम बगरम हो गया, आप देख लेना कैसे करोगे। जो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल है, इसका क्या, ये क्या सोचता है, ये सोचता है कि मेरे को कितना पैसा लगाना है, 100 रुपया। इसके पास 100 रुपया है इन्वेस्ट करने को। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, कंपनी एक्स का। अगर ये कंपनी एक्स को 100 रुपया देता है तो इसका रिटर्न कितना है बताओ, 10% का रिटर्न है, ठीक है। अब इस कैपिटल प्रोवाइडर को, है ना, इस कैपिटल प्रोवाइडर को जिसका नाम है रामलाल, क्या नाम है इसका, रामलाल। रामलाल को एक बैंक अप्रोच करता है। बैंक कहता है कि 100 रुपये अगर तुम मेरे यहां दे देते हो, मुझे डिपॉजिट कर देते हो, तो मैं तुम्हारे को 8% का इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। और एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है कंपनी वाई। कंपनी वाई जो है वो अप्रोच करती है किसको, रामलाल को, और रामलाल को कहती है कि अगर तुम मुझे कैपिटल दोगे ना तो मैं तुम्हें 11% का रिटर्न दूंगा, ठीक है। तुम मुझे 100 रुपये दे दो, मैं तुम्हें कितने का रिटर्न दूंगा, 11% का रिटर्न दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ कि रामलाल के पास कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं, 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब वो एक्स को दे, बैंक को दे, या कंपनी वाई को दे। और कंपनी एक्स ने क्या ऑफर करके बैठा हुआ है, 10% डिवेंचर एट द ₹100 ईच। अब मुझे एक बात बताओ कि रामलाल का एक्सपेक्टेशन क्या होगा। अब रामलाल से एक्सपेक्टेशन बताओ आप मुझे, रामलाल का एक्सपेक्टेशन क्या होगा कंपनी एक्स से, कि आप मुझे कितने का रिटर्न दो, 100% का 11% का रिटर्न दो। ये एक्सपेक्टेशन क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है। और अगर वो ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है तो रामलाल क्या बोलेगा, मेरे को 11% का इंटरेस्ट, मेरे को 11% का रिटर्न दो। जबकि ये कंपनी कितने परसेंट का रिटर्न ऑफर कर रही है, 10% का। तो मुझे एक बात बताओ, क्या रामलाल कभी भी 10% पे इस डिबेंचर को सब्सक्राइब करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा। उसका एक्सपेक्टेशन 11% का है, वो बोलेगा मेरे को 11% चाहिए, मैं इतने पे आपको मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, रामलाल will never invest in company X at par। अब इसका मतलब क्या हुआ, एट पार पे ये कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। एट पार का मतलब क्या हुआ, जो डिनोमिनेटेड प्राइस है मेरा 100 रुपीज, ये 100 रुपीज पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो बताओ क्या करना चाहिए, कंपनी एक्स क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में, क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में। उसने तो 10% डिबेंचर ऑफर किया है, रामलाल कहता है मेरे को 11% का रिटर्न चाहिए, तो मैं एट पार पे तो कभी तुम्हें सब्सक्राइब नहीं करूंगा, तुम्हारा डिबेंचर में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। दे हैव टू गिव द डिस्काउंट, नॉट प्रीमियम। क्या क्या देना होगा उनको, डिस्काउंट देना होगा। वो कभी भी एट पार पे इसको नहीं परचेज करेगा, बट एट व्हाट, एट डिस्काउंट, नॉट एट पार बट एट डिस्काउंट। और जैसे ही डिस्काउंट हुआ, यानी कि 100 रुपये का शेयर, 100 रुपये का डिबेंचर 90 रुपये में सब्सक्राइब किया किसने, रामलाल ने, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब जो प्रोसीड है एक्स का वो गिर गया, जहां उसको 100 मिलना था उसको कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है। यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के कितना हो जाएगा, 11%। तो एक्चुअली जो एक्स को होगा, तो आप क्या बोलोगे,
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या एक्चुअल मत लिखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एक्स हियर विल बी 11% एंड नॉट 10%, एंड नॉट 10%. तो क्या क्या इससे पता चल रहा है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? क्या इससे पता चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कॉस्ट नहीं है जो आप पे करना चाह रहे हो सच में, अगर देखा जाए तो ये वो है जो लेंडर आपसे क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है. लेंडर आपसे क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है. तो आप क्या बोलोगे यहां, अब वो स्टेटमेंट लिखो, क्या कहते हैं हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट what company pays or willing to pay, but it is what expected by provider of capital. It is what expected by provider of capital. The cost of capital is not what company pays or willing to pay. Cost of capital is not what company pays or willing to pay, but it is what expected by the provider of capital. तो जो प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल की एक्सपेक्टेशन है वो आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अबाउट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल. सेकेंड स्टेटमेंट लिखते हैं हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अबाउट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अबाउट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल and not the sources of fund. Cost of capital is about cost of using the capital and not the sources of fund. इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ये जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है. तो इट्स अबाउट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द फंड. अरे मेरे को कहाँ से मिलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. मेरे को लाला से लोन मिल जाए, मेरे को बैंक से मिल जाए, मेरे को किसी और इंडिविजुअल इन्वेस्टर से मिल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग फंड को कैलकुलेट करूंगा कि मैं लाला से लेता हूं तो मेरा कितना खर्चा जाएगा, मैं किसी बैंक से लेता हूं तो मेरा कितना खर्चा जाएगा, है ना. अकॉर्डिंगली वी विल हैव डू आवर सिलेक्शन. सो हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होंगे फंड बोरो करने के लिए मार्केट से. हम देखेंगे कि उन इंस्ट्रूमेंट में कहाँ मेरा खर्चा क्या है, कम से कम है. मुझे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करके रखना है ताकि मेरा वैल्यू क्या रहे, मैक्सिमाइज्ड है. दैट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस, राइट. उसी पे हमें कंसंट्रेट करना है. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अबाउट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल एंड नॉट द सोर्सेज ऑफ फंड. सोर्स कुछ भी हो सकता है, इट्स अबाउट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल. ठीक है. सो ये हमारा हो गया फंड. बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिटरमिन्ड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल, और उनका एक्सपेक्टेशन आपको क्या करना होता है, बेसिकली एडजस्ट करना होता है. यू विल हैव टू डू दैट, राइट. तो दिस इज योर व्हाट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज. क्लियर है सबको? देखो अब चलो हम लोग देखते हैं हमारे पास इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है. चैप्टर कंटेंट, चैप्टर कंटेंट. ठीक है. सबसे पहले तो बालक है कॉन्सेप्ट. तो अभी हमने थोड़ा बहुत समझा, और जितने को समझा हमने सबको बुलेट पॉइंट पे हम क्या कर लेंगे, इसमें मेंशन कर लेंगे फटाफट. तो सबसे पहला है हमारे पास कंटेंट. दूसरा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है. सिग्निफिकेंस के बाद वी हैव टू सी द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जैसा हमने डिस्कस किया, दे आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड. तो हम पहला रखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट. तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट को हम डिनोट करते हैं किससे, के डी से. के फॉर कॉस्ट, KOST, है ना. ये कौन सी अंग्रेजी है, राइट. और डी फॉर डेट, राइट. डी फॉर डेट. तो वी हैव द KD, राइट. सेकेंड आ जाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर.
सो K फॉर कॉस्ट, P फॉर प्रेफरेंस शेयर, इसको क्या बोल दिया, KP। थर्ड आ जाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो KE, तो KD KP KE। फिर आ जाओ, क्या बचा, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, क्या बोल देंगे, KR, KD KP KE KR, KD KP KE KR। तो हम कहते हैं सर एक बात बताओ मेरे को, रिटेन्ड अर्निंग का क्या कॉस्ट होगा। अच्छा चलो, डेट का कॉस्ट तो क्लियर है, बार बार हम डेट का ही एग्जांपल ले रहे हैं, और डेट ही हमारा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट टू बोरो फंड होने जा रहा है, क्योंकि उसमें हमारे को क्या मिलते हैं, फायदे मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर हमने कहा था प्रैक्टिकली दिखता नहीं है किसी भी कंपनी में। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, बड़ा रेयर देखने को मिलेगा आपको, और थ्योरेटिकली क्वेश्चंस में हमारे को दिखाई देंगे। ढूंढोगे ना कंपनी को, कभी टाइम मिले ना ऑफिस आवर के बाद या पढ़ाई के बाद टाइम मिले ना, सर्च करना कि क्या प्रेफरेंस शेयर कोई कंपनी ने ऑफर किया है अभी रिसेंटली, आपको मिलेगा ही नहीं, ढूंढोगे आप, ढूंढते रह जाओगे। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के पास क्या आप जानते हैं, स्पेशल राइट्स होते हैं। एक तो फिक्स्ड डिविडेंड जाता है, और अगर आप नहीं दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है शेयर में, ओनरशिप में कन्वर्ट होता है। तो कोई भी कंपनी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती। और दूसरा रीजन है कि डेट से थोड़ा महंगा है, तो डेट से महंगा है प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस से महंगा है इक्विटी। तो कंपनी कहती है प्रेफरेंस हटाओ, इक्विटी उठाओ और डेट उठाओ, और इससे हमारा काम चलेगा। फिर आता है रिटेन्ड अर्निंग। अब मेरे को बताओ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्यों भाई, हम जानते हैं रिटेन्ड अर्निंग इज द पार्ट ऑफ इक्विटी, retained earning is the part of equity, so why we are calculating the cost of retained earning? Yes, तो फिर हम क्या कहेंगे कि सर retained earning को we are going to invest, और अगर हमने उसको इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे कितना रिटर्न, इट्स ऑल अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। हम बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि हम फंड को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द फंड। उसका मेरा क्या कॉस्ट आएगा, तो रिटेन्ड अर्निंग का भी कॉस्ट होगा, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड। बहुत कम प्रॉब्लम में आपको KR कैलकुलेट करने की जरूरत होगी, मैं बताऊं आप, राइट। मेन कंपोनेंट हमारा दो है, डेट एंड इक्विटी। अब ये चारों कंपोनेंट कैलकुलेट हो गए। अब आती है बात कि हम इनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं, जो मेरी कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, वेटेड एवरेज का मतलब समझ रहे हो ना, वेट का एवरेज, वेट का एवरेज। तो जैसे मान लो मेरे पास, मान लो 3 है, 100 रुपये का मेरे पास इक्विटी है, 50 रुपये का डेट है, और 50 रुपये का मेरे पास प्रेफरेंस है, तो कितना हो गया, 200 हो गया। हम तीनों का डेट ये निकाल लेते हैं, इक्विटी हो गया, ये डेट हो गया, ये प्रेफरेंस हो गया। तो हम कहते हैं E/200, ठीक है, D/200, फिर कहते हैं P/200। तीनों का वेट निकला, और तीनों के कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, KD मल्टीप्लाई टू KP, सबको ऐड कर दो। ये जो वैल्यू आएगा ये मेरा क्या दे देगा, ये मेरा दे देगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। और ये जो एवरेज क्यों निकाला, क्योंकि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में एक ही कंपोनेंट तो नहीं होता, या मल्टीपल कंपोनेंट। अच्छा, मल्टीपल कंपोनेंट क्यों आया, क्योंकि हमने शुरू में ही डिसाइड किया था कि जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वैल्यू ऑफ फॉर्म से। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना ज़्यादा होगा वैल्यू ऑफ फॉर्म उतना ही कम होगा। तो मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अगर मिनिमाइज करना है तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ फंड को यूज़ करूंगा, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ फंड को यूज़ करूंगा, मैं इस तरह से फंड यूज़ करूंगा कि मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाए, कम हो जाए। और याद रखना है इस चैप्टर का मुद्दा ही यही है। और आप तब तक WACC पे नहीं पहुंच सकते जब तक आपने इन इंडिविजुअल कंपोनेंट के कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि वेट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कॉस्ट के साथ। तो चारों को कैलकुलेट किया, चारों को कैलकुलेट करने के बाद हम चलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट में। फिर आता है हमारा WACC, क्या बोला इसको, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसको हम कहते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बताओ मेरे को, हर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा ना। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, कम से कम हो। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ रिटर्न मेरा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। मुद्दा ही यही है। एंड फिर आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक टॉपिक हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये है आपका चैप्टर कंटेंट, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। अब चलो हाईलाइट कर लो थियरी पार्ट में कहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स वगैरह में क्वेश्चन अगर आता है तो थियरी पार्ट में ना हमें एक तो हमें हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक चैप्टर का डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट में हमें थियरी के लिए अंडरस्टैंडिंग सब चीज़ की हो, बट हमारे को डेफिनेशन याद। डेफिनेशन क्या था, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमने कहा था जो
जो प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल है उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, दैट इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसी को एक स्टेटमेंट में लिख देना है। और ये जो है ना सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस में बी अ क्वेश्चन, इसके अलावा और कहीं से थ्योरी नहीं आएगा। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं आपको इसके अलावा थ्योरी पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसके अलावा कहीं से भी थ्योरी आएगा ना तो आप लिख दोगे, थ्योरी तैयार करने की जरूरत नहीं है। जब कॉन्सेप्ट समझेंगे ना और इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी कि मान लो किस क्वेश्चन आ गया कि कॉस्ट ऑफ डेट पे शॉर्ट नोट्स लिखो, आपके पास इतना मटेरियल होगा लिखने के लिए पहले से ही, कॉन्सेप्ट से ही, कि आपको थ्योरी अलग से लिखना, लर्न करना, ये सब करने की का झंझट नहीं है। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही थ्योरी है जिस पे फोकस करना है, वो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आप तो जानते हो सिग्निफिकेंस क्या है, तो बताओ सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस आपको लग रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का? एनीवन? शिवम आप बताओ, सोचो जरा, सिस्टमेटिक वे में सोचो। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था, कि जो फंड लिया उसको जो मैंने यूज किया, यूज करने में मेरा क्या कॉस्ट आया, क्योंकि प्रिंसिपल तो मेरे को वापस करना पड़ता है। कॉस्ट तो मेरा वो कॉस्ट है जो मैं एडिशनल पे कर रहा हूं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्या क्या कर सकते हैं, कहां कहां इसको हम यूज कर सकते हैं, सोचो जरा। तो सबसे पहला जो शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, सर मेरे पास 1 2 3 4 चार ऑल्टरनेटिव है, तो चारों ऑल्टरनेटिव का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा सर वो अलग होगा। मैंने पूछा कैसे, आप कहते हैं सर ऐसे सोचो, ध्यान दो जरा। ऑल्टरनेटिव 1 है, ऑल्टरनेटिव 2 है, ऑल्टरनेटिव 3 है, ठीक है। और 0 ईयर में इनिशियल आउटले है मेरा 1 लाख का, तीनों में, तीनों का आउटले हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तीनों का आउटले कितना है मेरा, 1 लाख का है, तो दिस इज माई आउटले, यानी कि मेरा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हैं उसको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दिस इज माई पीवीसीओ। अब ईयर 1 में, 2 में, 3 में, 3 साल का मान लो लाइफ है, पहले साल मेरे को 50,000 का रिटर्न मिलता है, दूसरे साल मेरे को 75,000 का रिटर्न मिलता है, तीसरे साल मेरे को 30,000 का रिटर्न मिलता है। इसमें अलग हो जाता है, 20,000 का रिटर्न मिलता है, 25,000 का रिटर्न मिलता है, 80,000 का रिटर्न मिलता है। इसमें मेरे पास इस प्रोजेक्ट में 15,000 का रिटर्न मिलेगा, यहाँ 15,000 का रिटर्न मिलेगा, यहाँ भी 15,000 का रिटर्न मिलेगा। तो मुझे बताओ क्या ये तीनों ऑल्टरनेटिव में हम एक तरह से डिसीजन ले पाएंगे? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सर इससे डिटरमिन होगा ना कि मेरा कितना आउटफ्लो हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि डेट का कॉस्ट अलग होता है, इक्विटी का कॉस्ट अलग हो जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि डेट पे मेरे को टैक्स शील्ड बनता है, डेट पे मेरा एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, कूपन रेट होता है, जिसपे मेरे को क्या करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। वो इंटरेस्ट जो होता है नेट ऑफ टैक्सेस होता है, मतलब इंटरेस्ट 1 माइनस टी करेंगे हम, तब जाके मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू निकलेगा, व्हाट वी एक्चुअली पेज। तो भले ही हमने 10% पे डेट इशू किया, बट 10% हम पे कहाँ कर रहे हैं? मान लो 100 रुपये का डेट इशू किया 10% पे, तो मेरा कितने का इंटरेस्ट बना, 10% का, 50% मेरा टैक्स है। तो अगर मेरा 10 रुपये का इंटरेस्ट बना और 50% टैक्स है, तो हमने एक्चुअली कितना पे किया, क्योंकि 10 का 50% मतलब 5 रुपये की तो सेविंग हो गई, हमें गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है। तो 5 रुपये की तो सेविंग होगी, हमने एक्चुअली कितना पे किया, 5 रुपये ही पे किया ना। तो अगर हम इन तीनों ऑप्शंस को देखें तो इन तीनों ऑप्शंस का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? हम बोलेंगे सर जो आपका पीवीसीओ है, उसके बाद जो आपका पीवीसीआई है, जो कैश इनफ्लो है आपका, कैश एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3, इन तीनों के कैश फ्लो को हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करेंगे। इससे डिस्काउंट करेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और तीनों प्रोजेक्ट का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग हो सकता है, क्योंकि हमने ये बोला है कि टोटल कैपिटल 1 लाख का है, कितना डेट से आया है, कितना इक्विटी से आया है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये पूरी तरह से इक्विटी फिनेंस्ड है, ये हो सकता है इसमें मैंने किसका इस्तेमाल किया हो, डेट एंड इक्विटी का इस्तेमाल किया हो, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट सोर्सेज को हम यूज कर सकते हो, सबका क्या है, मेरा WACC अलग है। सो इसका मतलब इनको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे यूजिंग KO। KO से डिनोट करते हैं किसको, वो मतलब ओवरऑल KO। और समटाइम्स देखोगे आप इसको KW से भी डिनोट करते हैं, वो W का मतलब हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट, एंड O का मतलब क्या हो गया, ओवरऑल कॉस्ट, और K का मतलब कॉस्ट। कोई पूछना मत ये कौन सी अंग्रेजी है, ये विलायती अंग्रेजी है जिसने भी पहले इसको रखा होगा कलाकार होगा, है ना, राइट। K का और कोई मीनिंग नहीं होता, ढूंढना मत।
है ना, वरना सर्च करने लगना कि व्हाट डज इट मीन बाय के इन के डी, राइट। सो इसको भी क्या किया हमने, के से डिस्काउंट किया, इसको भी क्या किया हमने, के से डिस्काउंट किया, राइट। और वो प्रोजेक्ट जहां पीवीसीआई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, हम उसको क्या कर देंगे, उसमें हम इन्वेस्ट कर देंगे। बोलो हाँ या ना, उसमें हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर इसका मान लो हाईएस्ट, किसी का भी हाईएस्ट हो सकता है, मैं लिखूंगा नहीं अभी, या मान लो ना हम तो, वो तो डिपेंड करता है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, ये हाईएस्ट है, तो इसका मतलब मैं किसको चूज कर लूंगा, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा चॉइस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, चॉइस हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि बिना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के वी वॉन्ट बी एबल टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। पहला सिग्निफिकेंस बताओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। फिर से सुनो, क्या बोलोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। हम आप उसका थ्योरी कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सिंपल है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं with multiple cost of capital. What we have to do is we have to see the PVCO and we have to calculate the PVCI by discounting expected future cash flow by overall cost of capital. KO के ही हम क्या बना देते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर बनाते हैं, उसको हमने क्या किया, डिस्काउंट किया, डिस्काउंट करके we calculate the PVCI and we see the difference of that and based on that project can be selected. बिना cost of capital के प्रोजेक्ट का सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है। सेकेंड, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, आप एक बात समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, अब चीज पे और गौर करो। हालांकि अगर ये बराबर हो जाए, नेट इनडिफरेंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये बराबर हो गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना लगाया उतना कमाया, आप सोचो। और अगर ये उल्टा हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, और नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे हाथ भी मत लगाना इस प्रोजेक्ट को, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। यानी कि एक बात बताओ मेरा, कि ये जो केओ है, ये जो केओ है, यही मेरा बेसिकली पता है, आपको पता है क्या है ये है मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान देना, देखो ऐसे समझो, यही केओ जो है ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ लेंडर्स, है या नहीं है। ये केओ क्या है मेरा, ये लेंडर्स को चाहिए, इतना तो चाहिए लेंडर को कम से कम, क्योंकि मैंने के डी के ई के आर के पी कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकाला है, तो सारे कंपोनेंट का एवरेज निकल गया, इतना तो लेंडर को चाहिए। तो लेंडर को का ये एक्सपेक्टेड है, और हमें कम से कम उतना रिटर्न जनरेट करना होगा जो उसके लिए क्या हो, जो उसके एक्सपेक्टेशन को क्या कर दे, मैच कर दे। इसका मतलब हम किस सिचुएशन में, नो लॉस के सिचुएशन में, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ केओ क्या हो गया, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इतना तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये वही पॉइंट है, जरा गौर करो, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब इसको, ये इक्विलिब्रियम का अगर पॉइंट है तो इसको हम कहते हैं हर्डल रेट। हर्डल रेट को ब्रेक करो, अप साइड यू विल गो पॉजिटिव, इफ यू गो डाउन साइड यू विल गो नेगेटिव। और यही रेट है जिसको हम कहते हैं कट ऑफ रेट। मिनिमम इतना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। क्यों मिनिमम इतना चाहिए, क्योंकि मिनिमम इतना लेंडर चाह रहा है, तो मेरे को मिनिमम इतना अगर रिटर्न आ जाए ना तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आधार पे वी विल बी एबल टू इवैल्यूएट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट वेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज, और उनमें से हम किसी एक को सेलेक्ट कर पाएंगे बाय कैलकुलेटिंग पीवीसीओ एंड पीवीसीआई। ठीक है, तो दिस इज इट। तो क्या बोला आपने, इसको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या इसको हम क्या बुलाते हैं, हर्डल रेट भी बुलाते हैं, या इसको हम क्या बुलाते हैं, कट ऑफ रेट भी बुलाते हैं। ठीक है, ये सब लिखेंगे अभी हम, समझते चलो। अगर कोई रफ लिखना हो तो लिख लेना, कैसे लिखते हैं, ऐसे करते रफ लिख लेते हैं और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्योंकि नोट्स ऑर्गेनाइज रखना बालक, 50 नंबर का पेपर होना है, और अगर उन्होंने 7 से 8 नंबर का भी थियरी डाल दिया ना तो ये नोट्स आपको बचा देगा एग्जाम में, कुछ नहीं करना, क्योंकि वो आपके नोट्स से बाहर थियरी नहीं पूछ पाए, तो पूछेंगे इसी से पूछेंगे। तो नोट्स ऑर्गेनाइज रखना, नोट्स में कोई जल्दबाजी मत करना। ये पहला हो गया सिग्निफिकेंस का, ये क्या हो गया मेरा, सिग्निफिकेंस का पहला हो गया। सिग्निफिकेंस के दूसरे की बात करो, बताओ डेट से पैसा उठाऊं, इक्विटी से पैसा उठाऊं, या प्रेफरेंस से पैसा उठाऊं। तो मैं आपको पहले एक चीज बताता हूं, देखो क्या होता है। कॉस्ट के आधार पे देख लो, इसके आधार पे, कॉस्ट के आधार पे, कॉस्ट के आधार पे
सबसे सस्ता होता है डेट। डेट होल्डर को किसी बात से मतलब नहीं। डेट होल्डर ने 10% पे डेट में इन्वेस्ट किया तो उसको 10% का इंटरेस्ट आप दे दो, वो खुश रहेगा, बोलेगा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट। और फर्स्ट राइट होता है इनका। इनका क्या होता है? फर्स्ट राइट होता है, क्योंकि याद करो क्या था मेरा, सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिला, कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट क्या मिला, ईबीआईटी। ये मेरा अर्निंग है किसके पहले? इंटरेस्ट के पहले, टैक्सेस से पहले। ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्लेम कर देता है कौन? डेट होल्डर। वो वेट नहीं कर रहा है, वो तो कह रहा है मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से मेरा हिस्सा दे दो भाई, बाद में तुम्हें जो करना है करो। और एक बात और याद रखना, डेट होल्डर को पैसा नहीं दोगे तो इसके साइड इफेक्ट्स भी है। अगर आप डेफर करते हो ना, आपके तो इस साल नहीं अगले साल ले लेना, तो डेट होल्डर क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, जो करना होगा मीडिया कर देगी। जो करना होगा मीडिया करेगी। मीडिया क्या करेगी? पता चलेगा बिजनेस टाइम्स में छपा, क्या छपा कि दिस कंपनी इज नॉट एबल टू पे द डेट लाइबिलिटी। अरे आपके अकाउंट में तो अगले साल दिखेगा ना, मीडिया तो इसी साल छापेगा भाई इन्होंने क्या किया, ये अपने लिमिट को क्रॉस करके दे आर नॉट पेइंग बैक तो डेट होल्डर्स। और अगर आप पे बैक नहीं कर रहे और न्यूज़पेपर में छपा तो बताओ कहाँ इंपैक्ट होगा? सीधा शेयर वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगा, शेयर वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगा। और आपको याद है इसी तरह से मैनेज किया जाता है। याद करो जब अदानी पे अटैक किया था एक फर्म ने, है ना, तो शेयर वैल्यू गिरना शुरू हुआ अदानी का, तो अदानी सबसे पहले क्या किया? डेट को रीपे किया था मैच्योरिटी से पहले। क्यों रीपे किया था मैच्योरिटी से पहले? हम कहते हैं सर यही तो माइंड गेम है, इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि उसका सीधा इंपैक्ट गया होगा किस पे पता है? इन्वेस्टर्स पे, शेयर होल्डर्स पे। शेयर होल्डर्स को बोलोगा यार ठीक है ये कंपनी मैनेज कर ले सकती किसी भी चीज़ को। आप ब्लफ नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स को, इतने तो वो लिटरेट होते हैं। लेकिन एक बात तो उनको समझ में आ गया होगा कि प्री मैच्योर, मैच्योरिटी हुई भी नहीं थी, पहले ही पे कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए था? परसेप्शन के लिए था। आप समझ सकते हैं डेट कितना खतरनाक हो सकता है, राइट? उसको पे ऑफ किया, शेयर होल्डर्स क्या हो गए? कुछ हद तक रुके। अच्छा वो पे ऑफ कहाँ से किया था? एलआईसी से पैसा उठा के, कहाँ से भी किया, बट किया तो था। तो दिस इज हाउ वी सी। तो डेट होल्डर कहता है मेरे को इसमें से ही मेरा इंटरेस्ट दे दो, मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से मेरा इंटरेस्ट दे दो, और ये कोई रिस्क नहीं ले रहा है, ये कोई रिस्क नहीं ले रहा है। तो अगर ये रिस्क नहीं ले रहा है तो इसकी एक्सपेक्टेशन भी क्या है? कम है। डेट सस्ता है किससे? अब चलो दूसरे पे। दूसरा कौन है मेरा? प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर में इट कम्स विद व्हाट? फिक्स्ड डिविडेंड। ये किसके साथ आता है? ये फिक्स्ड डिविडेंड के साथ आता है। मान लो अगर आपने 10% प्रेफरेंस शेयर कहा एट द रेट ऑफ 100, तो आपको 10 रुपए का क्या देना है? उसको डिविडेंड देना है, एंड दैट डिविडेंड इज व्हाट? फिक्स्ड। हाँ, इसमें क्या मजेदार बात है कि आप डिले कर सकते हो, ना देना चाहो तो आप मत दो, लेकिन आप 2-3 साल मत दो, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? इक्विटी शेयर्स में। जैसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा, दे विल हैव से इन द कंपनी, दे विल गेट द ओनरशिप। डेट में कोई ओनरशिप नहीं होती, डेट डेट ओनर नहीं है। क्या डेट होल्डर कंपनी अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकता है? क्या डेट ओनर कंपनी अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकता है? नहीं, वो कुछ भी नहीं आपसे पूछ सकता है आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट इक्विटी शेयर होल्डर कर सकता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसके साथ आता है? फिक्स्ड डिविडेंड के साथ आता है। और जैसे ही आपने इसमें से इंटरेस्ट दे दिया ना, आपको ईबीटी बचा, तो फिर गवर्नमेंट कहती है भाई मेरा हिस्सा, है ना। तो आपने क्या दे दिया? टैक्स दे दिया, तो आपके पास क्या बच गया? पैट। अब ये जो पैट है ना आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस पे क्लेम करेगा कौन? प्रेफरेंस वाला। इस पे क्लेम करेगा कौन? प्रेफरेंस वाला। बोलेगा इसमें से मेरा डिविडेंड मुझे दे दो, तो आपने क्या किया? इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, तो फिर आपका बचता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये ईएसएच। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेफरेंस शेयर क्योंकि फिक्स डिविडेंड के साथ आता है और इसका रिस्क डेट के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, इसीलिए डेट से थोड़ा ज्यादा महंगा है, लेकिन इक्विटी से क्या है? सस्ता है। सबसे ज्यादा महंगा इक्विटी है। क्यों पता है? कुछ बचा तो इसको मिलेगा। इक्विटी का पता है क्या हाल है? जैसे घर में मम्मी का हाल होता है, कुछ गेस्ट वेस्ट आ जाए, मम्मी क्या करती है? पहले आपको खिलाएंगी, अपने बालकों को, है ना, या पहले गेस्ट को खिलाएंगी? पहले गेस्ट को खिला देंगे, चलो पहले गेस्ट को खिलाया, जो बचा बालकों को खिलाया, है ना। 90% घर में क्या होता है कि जहाँ ओकेजनली मिठाई आता है तो बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि मम्मी के हाथ कुछ लगता है,
सबको खिलाते खिलाते उनका क्या होता है, कोटा खत्म हो जाता है। वही हाल है इक्विटी शेयर होल्डर का, ये सबसे ज़्यादा रिस्क लेके बैठे हुए हैं। अगर कंपनी ने बहुत अच्छा किया तो इनकी मौज है, कंपनी ने अगर अच्छा नहीं किया तो इनका नुकसान है। इक्विटी शेयर होल्डर का कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता। ये कंपनी के जो नेट प्रॉफिट होता है, जो अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, इसमें से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्विटी का। उसमें भी कोई कंपनी जल्दी डिविडेंड, अच्छा हालांकि इस पर हमने डिस्कस किया था, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो डिविडेंड के थ्रू बेनिफिट देती हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो ईपीएस के थ्रू बेनिफिट देती हैं, सॉरी प्राइस को क्या करती हैं, बढ़ाती है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स को। तो ये हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है तीनों के कॉस्ट का, रहेगा ध्यान में। अब मुझे एक बात बताओ, कितना डेट रखें, कितना प्रेफरेंस रखें, कितनी इक्विटी की मात्रा रखें, ठीक है, हमारी जरूरत के हिसाब से, कि मेरा केओ क्या हो, मिनिमाइज्ड हो, ताकि मेरा वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो, मैक्सिमाइज्ड हो। बताओ, आप चल रहा है ना दिमाग, घुटने वाला तो नहीं लगा रहे हो ना, होगा ना ऐसा? बताओ क्या बोल रहे हैं हम, कि डेट प्रेफरेंस एंड इक्विटी का क्या कॉम्बिनेशन रखें, क्या कॉम्बिनेशन रखें कि मेरा केओ क्या हो, मिनिमम हो, और ताकि मेरा वीएफ क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ये कैसे डिसाइड होगा बिना कॉस्ट के? हम कहते हैं सर केओ ही डिसाइड नहीं होगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बात जरा सोचो कि मेरी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर हम डिसाइड नहीं कर सकते विदाउट हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दूसरा सिग्निफिकेंस क्या हो गया? तो आप कहते हैं सर दूसरा सिग्निफिकेंस है फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है डिसाइडिंग अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ लेना, कोई भी डाउट हो, कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा सेकंड मार्क का भी लगे ना कि इसमें मेरे को जरा सी दिक्कत है, इट शुड फ्लो लाइक ऑटोमेटिकली इन माइंड। ऐसे ऐसे फ्लो करना चाहिए, जब क्वेश्चन आपके सामने आए ना तो आप लाइन बाय लाइन क्लैरिटी आता चला जाए, एक भी पॉइंट में कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। एग्जाम में जरा सा कंफ्यूजन क्या कर देता है, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक देता है। घबराहट कभी भी हमारे को एग्जाम में उस क्वेश्चन से नहीं आती जो क्वेश्चन हमें आता है। एग्जाम का स्ट्रेस कभी भी उस चीज़ से नहीं आता जो हमें आता है। एग्जाम का स्ट्रेस तब आता है जब हमें कुछ नहीं आता। आ जाओ थर्ड। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या हुआ? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या हो गया? कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना, फाइनेंसिंग डिसीजन लेना। तीसरे पे आ जाओ। अब एक बात बताओ मुझे, ऐसे सोचो, देखो एक फॉर्म है, ठीक है, एक फॉर्म है, फर्म को रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, यस और नो? रिसोर्सेज मतलब हम कह रहे हैं सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना? तो फर्म ने क्या किया? रिसोर्सेज लिया। अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम एक की बात करते हैं, रॉ मटेरियल्स। ओके, तो फर्म ने क्या किया? रॉ मटेरियल लिया। अब मेरे को बताओ, जो रॉ मटेरियल जिसने प्रोवाइड किया वो कौन है? सप्लायर, है ना? सप्लायर। नाउ टेल मी, सप्लायर से आप बताओ मुझे, सप्लायर से जो रॉ मटेरियल लिया हमने एज अ फर्म, तो वो कैसे खरीद सकते हैं? क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास? क्रेडिट में या कैश में? तो हमने कहा दो ऑप्शन है सर, या तो कैश में लो या क्रेडिट में लो, ठीक है। क्रेडिट में अगर लिया तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया क्रेडिटर, या सन्ड्री क्रेडिटर, या अकाउंट्स पेएबल। आज के डेट में क्या यूज होता है? अकाउंट्स पेएबल। आपके स्टडी मैट में कहीं देखोगे क्रेडिटर लिखा है, कहीं देखोगे सन्ड्री क्रेडिटर लिखा है, कहीं देखोगे अकाउंट पेएबल लिखा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं
उसमें उन्होंने अमेंड नहीं किया, उसमें उन्होंने क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर लिखा हुआ है। जितने भी नए क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें उन्होंने पेबल को फॉलो किया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हर एक जगह क्या यूज हो रहा है, पेबल ही यूज हो रहा है, तो हम पेबल को ही मेन मान के चलेंगे। तो क्रेडिटर बोले या क्या बोले, अकाउंट पेबल्स बोल दे। अब जरा सोचो, अब ये जो क्रेडिट है, आप जानते हो ना, ये क्रेडिट जो हमें अलाउ करता है सप्लायर, तो इसके कंडीशंस होते हैं कि इतने दिनों तक, कि अगर आपने मुझे पे कर दिया तब तो ठीक है, इससे डिले होगा तो फिर कंडीशंस क्या होते हैं, बदल जाते हैं, फिर ज्यादा होगा। ठीक है, देखो फर्म ने क्या बनाया, फर्म ने क्या बनाया, प्रोडक्ट। इन रिसोर्सेज को यूज करके क्या बनाया, प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को फर्म क्या करता है, बेचता है। किसको बेचा, कस्टमर्स को बेचा। अब कस्टमर को जब फर्म बेचेगा तो फर्म के पास भी कितने ऑप्शन, दो ऑप्शन, एक सेल ऑन कैश या सेल ऑन क्रेडिट, सेल ऑन कैश और सेल ऑन क्रेडिट। ठीक है, सो हम क्रेडिट पे भी कस्टमर को बेच सकते हैं। अगर मैंने क्रेडिट पे बेचा तो कस्टमर मेरे लिए क्या हो गया, डेटर। ये मेरे लिए क्या हो गया, डेटर, यानी कि ये मेरा हो गया अकाउंट रिसीवेबल या सन्ड्री डेटर, जो भी कहना चाहें। राइट, अब मुझे कोई बात बताओ, फर्म ने कस्टमर को क्रेडिट क्यों दिया, क्यों पे जाओ। क्योंकि एक बात सोचो कि आपने क्या किया, आपने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है उसको, आपने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है उसको, मान लो 25 डेज का। तो आज जब उसको आपने सामान दिया तो आपको पता है कि भाई 25 दिनों तक ये मेरे को पेमेंट नहीं करने जा रहा है, 25वें दिन ये मेरे को पेमेंट करेगा, और कोई भी आपका डेटर उससे पहले नहीं करेगा। कोई क्यों करेगा, सब चाहता है क्या, लिक्विडिटी मेंटेन रहे, और लिक्विडिटी मेंटेन रहे तो अपना टाइम पूरा करके आपको देगा। तो ये जो आपने 25 दिन का जो दिया है ना, क्यों दिया है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो आपने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है, तो ये जो क्रेडिट अलाउड है, इसका कुछ कॉस्ट आया या नहीं आया आपको, आप खुद बात समझ रहे हो। क्रेडिट हम देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि क्रेडिट देने से सेल बढ़ेंगे। जैसे मान लो 1 लाख का आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपका जो बायर है, आपका बायर कहता है कि मैं नहीं खरीद पाऊंगा, तो आप क्या कहते हो, इंस्टॉलमेंट में ले लो। क्यों कहा आपने इंस्टॉलमेंट में ले लो, आप सेल बढ़ा रहे हो। लाइकवाइज आप क्रेडिट देते हैं, तो क्रेडिट जब आप दे रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में चलती रहती है एक बात कि इसका फायदा मेरे को क्या मिलने जा रहा है। क्योंकि आप एक बात समझो कि क्रेडिट का कॉस्ट होता है, जो क्रेडिट पीरियड अलाउड है उसका कॉस्ट आपको आएगा, तो उसका कॉस्ट जो आपको आएगा तो उसके अगेंस्ट आप बेनिफिट तो ढूंढोगे। तो हम क्या कहते हैं कि कस्टमर से इन रिटर्न बेसिकली वी आर एक्सपेक्टिंग सम बेनिफिट। अच्छा, ये बेनिफिट क्या होगा, हो सकता है सेल में क्या हो जाए, इंक्रीज हो। ये कैलकुलेशन हमें करना होगा कि हमें फायदा क्या होने वाला है। अगर मैं क्रेडिट दूंगा तो मेरा सेल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अच्छा एक बार बताओ, अगर आपको पता चलता है क्रेडिट देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोगे क्या, आप बोलोगे करते ही नहीं देंगे सर, क्यों देंगे फिर, अगर फायदा नहीं मिल रहा है। तो बिजनेस में कोई भी डिसीजन बिना फायदे के नहीं लिया जाता। और याद करो, हमने पहले ही कहा था द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, मनी नाउ, एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस क्या था, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है वो तभी लिया जाता है जब वो हमारे वैल्यू को क्या करे, बढ़ाए। तो क्रेडिट पॉलिसी में क्रेडिट पीरियड मैं तभी अलाउ करूंगा जब वो मेरे लिए क्या लेके आए, फायदा लेके आए, वरना मैं नहीं करूंगा। अब जरा सोचो, ये बेनिफिट हुआ, ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट हुआ। अब ये जो कॉस्ट है और ये जो बेनिफिट है, हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा हुआ, वी विल डिनाई टू अलाउ क्रेडिट पीरियड, और अगर कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट से क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट पीरियड इज अलाउड। बताओ क्या ये डिसीजन, यानी कि आपके क्रेडिट पॉलिसी को आप बिना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डिसाइड कर पाओगे। आपने क्या कैलकुलेट किया है, यहां कॉस्ट ही कैलकुलेट किया है ना, आपने क्या कैलकुलेट किया, कॉस्ट। तो जब तक आपके पास कॉस्ट नहीं होगा तब तक आप ये डिसीजन ले ही नहीं पाओगे कि मेरे को कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो तीसरा सिग्निफिकेंस हो गया क्रेडिट पॉलिसी को डिसाइड करना। पहला, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करना, दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंसिंग डिसीजन को डिसाइड करना, और तीसरा हो गया हमारे पास क्रेडिट पॉलिसी को डिटरमिन करना। दिस इज ऑल अबाउट योर सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है, नो डाउट। तो फटाफट इसको नोट कर
हेडिंग करते हैं, 2 लाइन में इसकी थियरी लिख के खत्म करते हैं इसको। हेडिंग करो, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नंबर 1, इवैल्यूएशन ऑफ investment options, evaluation of investment options, डन। आज क्या कहा था इसमें हमने? different investment options have different cost of capital, expected future cash flow flows of various investment options are converted into dash by discounting by dash फील करते हुए चल रहा हूँ, बताते हुए चल रहा क्या फील किया है। Expected future cash flows of various investment options are converted into dash by discounting by dash. कन्वर्टेड इनटू, अच्छा एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो वो किस में कन्वर्ट किया था? प्रेजेंट में, क्योंकि मेरा आउटफ्लो किस में था? प्रेजेंट में। और याद है कल मैंने बताया था 2 टाइम फ्रेम पे कंपैरिजन नहीं हो सकता, या तो फ्यूचर में कंपेयर करो या तो प्रेजेंट में कंपेयर करो, या तो आप सारे वैल्यू को फ्यूचर में लेके चले जाओ, मतलब जो आपने 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट किया ना इसको भी किस में लेके जाओ? फ्यूचर में लेके जाओ, या तो ऐसे कंपेयर करो या प्रेजेंट में, यानी कि कन्वर्टेड इनटू व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू, कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वैल्यू पीवी, ठीक है। बाय डिस्काउंटिंग बाय केओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या करो, इसको डिस्काउंट कर दो, ठीक है, राइट। चलो अब कौन बताएगा? शिवम आप बताओ। आप फाइनेंशियल मैनेजर हो, ठीक है, और आपके पास 2-3 ऑप्शन है प्रोजेक्ट का, सबका केओ मैंने दे रखा है, तो आप किससे डिस्काउंट करोगे? 3 प्रोजेक्ट है आपके पास, तो किससे आप डिस्काउंट करोगे? तीनों के केओ से, या कुछ और भी आप सोच सकते हो? आपके पास जो ऑल्टरनेटिव 1 है ना, इसका 10% है केओ, ठीक है। तो आपका आपका कैश फ्लो गिवन है CF1, CF2, CF3, ठीक है, 3 साल का कैश फ्लो गिवन है। 3 साल के कैश फ्लो को आपको डिस्काउंट करना है, आप किससे डिस्काउंट करोगे? ये आपका केओ है। सोचो, आप बताओ। किस, तो आपका फैक्टर क्या होगा? 10% से करोगे? ये मैं पूछ रहा हूँ, मतलब बेसिक आंसर तो तुरंत बोल सकते हैं ना, कहाँ 10% से करेंगे? वो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कितने से कर देंगे? 10। बेसिक आंसर है, मैं कुछ और सोचने को कह रहा हूँ। आप बताओ, कुछ बोलोगे? किससे डिस्काउंट करोगे 3 साल के कैश फ्लो को? आप बताओ। हाँ, कहते हैं सर हम ना 10% से नहीं करेंगे। अच्छा, ये इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, नॉट अ थ्योरेटिकल थिंग। क्वेश्चन में मत कर देना ये काम, रियल लाइफ में मैंने बोला। आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर है, आपके तो 10% क्यों है ना सर, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो व्हाट नीड टू बी कंसिडर्ड। अगर मेरे को सेफ खेलना है ना, उससे गलती ना हो, क्योंकि बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारे हिडन रिस्क होते हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो मेरे इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है, कब क्या होगा पता नहीं होता हमें।
तो हम क्या करते हैं कि हम इस केओ को चेंज करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं अपने हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वी आर मेकिंग रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में आप देखोगे मैनेजर्स को, फाइनेंशियल जो मैनेजर होंगे, आप भी जब मैनेजर बनोगे आप देखोगे आपको अगर 10% केओ आ रहा है तो आप क्या करते हो, वैल्यू को डिस्टॉर्ट कर देते हो। अब ये वैल्यू को डिस्टॉर्ट आप किस आधार पे करते हो, कितना नॉलेज आपके पास, आप इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हो, आपको पता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इसमें कुछ हिडन फैक्टर्स हैं, ये फ्लक्चुएट करेगा, और जब ये फ्लक्चुएट करेगा तो मेरा केओ क्या करेगा, गलत डिसीजन दिलवाएगा। तो क्या करते हैं हम, थोड़ा सा इसको डिस्टॉर्ट करते हैं अपने हिसाब से। मैं ये पूछना चाह रहा था, तो ध्यान रखना कल के डेट में किसी कंपनी में जाओ, वहाँ देखो वो केओ को चेंज कर रहे हैं तो घबरा मत जाना, क्या बोलना, हाँ ये होता है, प्रैक्टिकली हम ऐसा करते हैं अदर रिस्क फैक्टर को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए। थियोरेटिकली क्या है, केओ से ही हमें क्या कर देना है, डिस्काउंट कर देना है। तो डिस्काउंटेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कन्वर्ट कर लिया किस में, प्रेजेंट वैल्यू में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसी में कंटिन्यू करके रखते थे। देन appropriate investment options can be selected, investment option can be selected। तो क्या ये लिखने की जरूरत है कि भाई इसका मतलब ये होता है कि हेंस प्रूव्ड कि बिना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को इवैल्यूएट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, अंडरस्टूड है, लिखने की भी जरूरत हमें नहीं है। चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, ज़्यादा थियरी नहीं लिखना है, आगे बढ़ो। सेकंड क्या था हमारे पास, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो टेल मी, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या, डिसाइड करना, कहां से आएगा, सोर्स ऑफ फंड को डिसाइड करना, कौन सा सोर्स लेंगे, नहीं कौन सा लेंगे मैं ये पूछ रहा हूं, वो तो हमें पता है कौन कौन से सोर्सेज है, जो सस्ता हो, जो सस्ता हो, कैसे पता चलेगा जो सस्ता हो, सिग्निफिकेंस, क्या हो गया, सिग्निफिकेंस। तो आप क्या बोलोगे, whenever whenever a financial manager need to choose source of fund, let's say among two sources, मान लो दो सोर्सेज की हम बात करें, it will select, या he or she will select the source which is cheaper। तो देखो, सोर्स विच इज चीपर, यहां बना दो स्माइली, मतलब ऐसे लिखो, मतलब स्माइल करो सब, स्माइल करो, जब भी नोटबुक से क्रॉस करोगे ना तो स्माइल अपने आप चेहरे पे आ जाएगी, स्माइल करते रहना जरूरी होता है, वरना चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी जल्दी, समझ रहे हो। अच्छा मतलब बताओ कौन बोल रहा है, कोई बोलना चाह रहा है कि मैंने इसको क्यों हाईलाइट किया, सोर्स विच इज चीपर, सोर्स विच इज चीपर, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सोर्स और बीइंग चीपर, ना 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 ना, आपने बोला उस सोर्स को सेलेक्ट करेंगे जो सस्ता है, तो क्या इंपॉर्टेंट हुआ, बीइंग सोर्स या बीइंग चीपर, बीइंग चीपर। याद करो मैंने आपको क्या कहा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अबाउट सोर्स ऑफ फंड, इट अबाउट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द फंड। फिर से ध्यान से सुनो, इट्स नॉट अबाउट सोर्स ऑफ फंड, कहां से पैसा आ रहा है, लाला से, बैंक से, या किसी और से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स ऑलवेज अबाउट व्हाट, दिक्कत आएगी, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि प्योर अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कहीं भी डेफिनेशन देखोगे ना तो एक एम्बिगिटी क्रिएट करता है वो दिमाग में, जो पता नहीं चलता है, मुझे लगता है जो कॉस्ट है ना वही मेरा इस सोर्स का कॉस्ट और सस्ता है तो हम लगा देंगे,
बट आप जरा ये सोचो ना कि एसेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को यूज करने का जो कॉस्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल तो आप वापस कर रहे हो, प्रिंसिपल क्या हो रहा है, वापस हो रहा है। आपका कॉस्ट क्या आया, कॉस्ट आया जो एडिशनल अमाउंट आप पे कर रहे हो किस पे, प्रिंसिपल पे। तो अगर 10% का डिबेंचर है 100 रुपये का, तो 10-10 रुपये का इंटरेस्ट दिया मैंने, और फिर मैंने 100 रुपये वापस कर दिए उसको, तो मेरा खर्चा तो 10 रुपया हुआ ना। और वो 10 रुपया क्या है भाई, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, मैंने तो 100 लिया तो 100 वापस दे दिया। उसके 100 रुपये को 1 साल तक यूज करने का खर्चा है मेरा 10 रुपया। इसीलिए इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और याद करो, कैपिटल और मनी का डिफरेंस मैंने आपको बता रखा है। कैपिटल और मनी का डिफरेंस क्या था कि मनी का, हाँ मनी यूज हुआ खत्म हो गया, कैपिटल क्या देता है, रिटर्न देता है। कैपिटल क्या देता है, रिटर्न देता है। तो ये जो कॉस्ट हम बेयर कर रहे हैं और उस कैपिटल से जो मेरा रिटर्न आएगा, उसी का बेसिकली क्या होता है, कंपैरिजन होता है। तो हमने क्या कहा था, यहां देखो क्या कहा था, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अबाउट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल एंड नॉट द सोर्स ऑफ फंड। कहां से आ रहा है ये मायने नहीं रखता, सस्ता होना चाहिए। बात आ रही है समझ में। सो दिस इज द एसेंस ऑफ द चैप्टर। तो अपन क्या कह देते हैं यहां, मतलब कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द सोर्स। कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट नॉट द सोर्स। और तीसरा है डिजाइनिंग ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, क्या कहा था हम इसमें, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट पीरियड allowed to customer is compared with किसके साथ, benefits drawn by allowing the credit period to customer, which helps in deciding optimum credit policy. This is all about our significance. सबके एग्जाम्पल आपने ऊपर नोट कर रखे हैं। जरा हम कंटेंट को देख लें एक बार। आप अपने कंटेंट को देखो, क्या क्या था। सबसे पहला था हमारे पास कॉन्सेप्ट, वी आर डन विद दिस। फिर था हमारे पास सिग्निफिकेंस, वी आर डन विद दिस। हम चलेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हेडिंग कर लेना डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है बालक। अच्छा, इसमें कोई इंट्रो थ्योरी नहीं लेंगे हम, और जैसे जैसे हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे अभी सीखेंगे वन बाय वन, तो वहाँ जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बुलेट पॉइंट कर करके आपको करवाता चलूँगा, ताकि कभी थ्योरी भी आए तो आप आसानी से उसको आंसर कर लोगे। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी का बर्डन हमारे को इस चैप्टर में नहीं है, सिंपल है ये चैप्टर इस मामले में। अब देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिटर्मिनेशन है, मतलब हमें क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कैलकुलेशन। तो वी हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या है, आप बताओ, आप खुद से लिखो तो ऐसे ब्रैकेट में क्या क्या है हमारे पास इंडिविजुअल कंपोनेंट। पहला केडी, दूसरा केपी, तीसरा केई, चौथा केआर, एंड पांचवा ये सबके पिताजी हैं सबका एवरेज करके क्या मिल जाता है हमें, डब्ल्यूएसीसी। डब्ल्यूसीसी तो इन्हीं का एवरेज है, तो वो हमने ब्रैकेट में डाल देना उसको। तो हमें इनको डिटरमिन करना है, के डी, के पी, के ई एंड के आर। अब जरा ध्यान देना, जब आप डिटर्मिनेशन करते हो ना, कैलकुलेशन करते हो ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो बालक इसके दो तरीके हैं। ठीक है,
एक है डायरेक्ट फॉर्मूला, एक क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला। हम बोलेंगे सर डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब, हमने तो बात करी थी पीवीसीआई पीवीसीओ की। हमने क्या बात करी थी कि मान लो आप ऐसे सोचो, जरा ध्यान देना, सब बोर्ड की तरफ देखो, देखो 10% कूपन है मेरा, डिबेंचर है मेरा, राइट, 100 रुपये का, कितने का, 100 रुपये का, और इसकी मैच्योरिटी है, मतलब ये वापसी होगा प्रिंसिपल 5 साल में। मैच्योरिटी, अगर कोई डेट मैच्योरिटी के साथ आए तो उसको रिडीमेबल डेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा। और अगर मैच्योरिटी स्पेसिफाइड ना हो तो इसका मतलब है वो इरिडीमेबल है, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब कॉन्सेप्ट लाएंगे परपेचुइटी का, याद है कुछ, परपेचुइटी याद है, कोई बात नहीं, सीख लेंगे। परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, मतलब वो नेवर एंडिंग है। अच्छा, नेवर एंडिंग डेट जैसा कोई डेट होता है क्या, एक ही डेट होता है जो पापा मम्मा से मिलता है, दूसरा तो होता नहीं है। याद करो हमने क्या कहा था कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, फादर से हमने डेट ले लिया 1 लाख का, हमें पता है हमें वापस नहीं करना है, तो वो हो गया इरिडीमेबल। बट क्या आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा मिलेगा, तो जनरली होता नहीं है, क्रिटिकल है, हम उसको लेकिन कवर करेंगे, राइट। क्वेश्चंस आते हैं। सो ये कैसा हो गया, अगर मैच्योरिटी स्पेसिफाइड है तो ये क्या हो गया, रिडीमेबल हो गया। अब जरा सोचो 10% डिबेंचर, ध्यान देना, सब सब ध्यान देना इस पे। आज पैसा लगाया किसी ने 0 ईयर पे, तो मेरा प्रोसीड कितना हुआ, मेरे को 100 रुपये मिल गया, मेरे को 100 रुपये मिल गया। तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरा इनफ्लो है, ये मेरा क्या है, इनफ्लो है। एज अ बिजनेस अगर मैं सोचूं तो मेरे को 100 रुपये का क्या आया, इनकम आया, तो ये मेरा क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। अब पहले साल फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया, 10% ऑफ 100 तो कितना हो गया, 10 रुपये का मेरे को क्या देना होगा, देना होगा, 10 रुपये का इंटरेस्ट मुझे देना होगा, दूसरे भी 10 रुपये का इंटरेस्ट मुझे देना होगा। और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, तो 10-10 रुपये का मेरे को इंटरेस्ट देना होगा, 10-10 रुपये का मेरे को इंटरेस्ट देना होगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है बालक, 5वें साल में आपको ये 100 रुपये भी क्या करना होगा, देना होगा, ये भी तो आपको वापस करना होगा। लेकिन जरा सोचो, अगर मैं, लिखना मत अभी, लिखना मत अभी, अगर मैं ये मैच्योरिटी हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, इरिडीमेबल। और अगर इरिडीमेबल बन गया तो इसका मतलब प्रिंसिपल वापस करने की नौबत कभी भी नहीं आएगी। तो अगर मैं इसको हटा दूं, इसका मतलब प्रिंसिपल वापस करने की नौबत कभी भी नहीं आएगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक बिजनेस है। जिस दिन बिजनेस बंद उस दिन आपका पैसा गया, तब तक आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट कमा रहे हो, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, राइट। अब जरा गौर करो कि ये मेरा क्या हो गया एज अ बिजनेस, ये मेरा इनफ्लो हुआ, ये मेरा नेट प्रोसीड है, ये क्या है मेरा नेट प्रोसीड है। मतलब डेट इशू करके मेरे को 100 रुपया आया, लेकिन ये मेरा आउटफ्लो है, ये सुनो, लेकिन क्या ये मेरा आउटफ्लो है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मेरा कौन सा वैल्यू है, इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट हम लेते हैं नेट ऑफ टैक्सेस। यानी कि अगर मान लो कि जो मेरा टैक्स है ना वो 50% है, तो अगर मेरा टैक्स 50% है तो इसका मतलब इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस I1 माइनस टी, इसका मतलब 10, 1 माइनस 0.50, इसका मतलब कितना हो गया, 5 रुपया। तो एक्चुअली मैं कितना पे करूंगा, 5 रुपये ही मैं पे कर रहा हूं। एक्चुअली जिसने लगाया है उसको तो 10 मिल जाएगा, लेकिन मेरे को 5 की सेविंग हो रही है। वो 5 की सेविंग बेसिकली क्या है, मेरा टैक्स शील्ड है। वो क्या है मेरा, वो मेरा टैक्स शील्ड है, वो टैक्स के फॉर्म में मेरे को सेविंग आ रही है। तो एक्चुअली मैं कितना दे रहा हूं, 5 रुपया। वैसे मैं कितना दे रहा हूं, 10 रुपया, लेकिन मेरे लिए इफेक्टिव कॉस्ट क्या आया, 5 रुपये का आया। तो अब जरा सोचो आप कि एक तो तरीका ये होता है, ये मेरा फ्यूचर कैश आउटफ्लो है, नेट ऑफ टैक्सेस कर देंगे, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस कर देंगे, तो मतलब 5-5 रुपये का, कितने कितने का, 5-5 रुपये का मेरा क्या हो जाएगा, यहां भी 5 रुपये का, यहां भी 5 रुपये का, यहां भी 5 रुपये का, यहां भी 5 रुपये का। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा फ्यूचर आउटफ्लो है, और ये मेरा क्या है, इनफ्लो है।
अब आउटफ्लो एंड इनफ्लो दोनों को हम एक पैरामीटर पे लेके चले आएंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे, और फिर कंपेयर कर लेंगे कितना पाया और कितना दिया। इसके आधार पे डिसाइड हो जाएगा जो कट ऑफ होगा, जहां पीवीसीआई किसके बराबर हो जाएगा, पीवीसीओ के, हम बोलेंगे ये ठीक है, ये चलेगा हमारे लिए। दैट मेथड इज कॉल्ड एज, अच्छा सुन लो पहले ध्यान से, लेकिन यहां क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको इस झंझट में जाना ही नहीं होता है ना, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू डालोगे आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अब जरा सोचो, अगर वैल्यू डालेंगे आंसर निकल के आएगा, सर एग्जैक्ट वैल्यू ये कभी नहीं दे सकता, देगा क्या, नहीं देगा। इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला वाला जो मेथड होता है ना, इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड। क्या कह दिया इसको, अप्रॉक्सीमेशन। और ये जो आप यूज करते हो ना, इसको कहते हैं हम IRR। IRR स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को ट्रिपल स्टार कर लो, अच्छे से सीखेंगे हम। ट्रिपल स्टार क्यों कर लें, जब भी नोट्स में यहां से गुजरोगे आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है। या दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं YTM। YTM स्टैंड्स फॉर यील्ड टू मैच्योरिटी। या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं या हम YTM को यूज करें, तो दोनों सीखेंगे हम, दोनों सीखना है हमें बेसिकली। ठीक है, स्टार्ट करो पहले से। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, हेडिंग करना कॉस्ट ऑफ डेट। अब नंबरिंग शुरू करो। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, देखो हमारा एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। 10% डेट ऑफ ₹100 ईच, 10% डेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब। जब डेट कैन बी ट्रेडेड, है ना, डेट कैन बी ट्रेडेड, ध्यान दो सब, डेट कैन बी ट्रेडेड। और डेट कैन बी ट्रेडेड, तो ये इंस्ट्रूमेंट का एक डिनोमिनेटेड वैल्यू होता है हमेशा। क्या होता है, एक डिनोमिनेटेड वैल्यू होता है। तो डिनोमिनेटेड वैल्यू ऑफ डेट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। डिनोमिनेटेड वैल्यू ऑफ डेट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू, एंड द फेस वैल्यू ऑफ दिस डेट इज 100। तो ये 100 क्या हो गया मेरा, ये मेरा फेस वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया, मेरा फेस वैल्यू हो गया। एंड एवरी डेट कम्स विद अ प्रीफिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। क्या होता है, ये प्रीफिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट। प्रीफिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट, राइट, प्रीफिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट। डन। आप इस साइड में कहीं भी जहां आपको सुटेबल लगे आपके नोट्स के हिसाब से एक्सेप्शन डालो। ठीक है, देखो एक होता है हमारे पास डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड। अच्छा, जीरो कूपन तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका कूपन क्या होगा, जीरो होगा। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड, इसमें जो आपका कूपन होता है वो जीरो होता है, नील होता है, जीरो होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि भाई डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू हुआ है, तो दोस्त इंटरेस्ट रेट मत ढूंढना, यानी कि उसको इंटरेस्ट रेट ढूंढने लगना, एग्जाम में हल्ला करना शुरू करना, एग्जाम में क्वेश्चन गलत है, इसमें तो आपने रेट ही नहीं दिया। अगर डीप डिस्काउंट बॉन्ड है तो इसका मतलब कूपन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो कूपन बॉन्ड है तो वो तो जीरो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है। तो पहला क्या आ गया हमारे पास, कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब देखो डेट और बॉन्ड,
दोनों का बिहेवियर जो होता है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है, एक ही चीज है। तो हम डेट करें या बॉन्ड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेट लिखा हो या बॉन्ड लिखा हो, आपका प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा कैलकुलेशन का, इसमें किसी भी तरह से हमें फर्क नहीं करना। 100 इज द फेस वैल्यू, 100 इज द फेस वैल्यू। ठीक है, सुनो, अ डेट में बी इशूड एट पार और अ डेट में बी इशूड एट डिस्काउंट। आज हमने क्या डिस्कशन किया था कि 10% हम ऑफर कर रहे हैं, 11% एक्सपेक्टेशन है। तो उन्होंने किस पे सब्सक्राइब किया था, डिस्काउंट पे, है ना। उन्होंने एट पार पे डेट नहीं लिया, उनका कहना था हम हमें डिस्काउंट पे दो क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन कितना है, 11% है। तो अब ये जो फेस वैल्यू है, यही फेस वैल्यू इशू प्राइस होगा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। इट मे बी इशूड एट अ डिस्काउंट और इट मे बी इशूड एट पार, दोनों चीजें पॉसिबल है। एसेंशियली फेस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू इशू प्राइस, दिमाग में रखोगे। क्वेश्चन में अगर फेस वैल्यू गिवन है और उसके बाद डिस्काउंट गिवन है, तो गलती से भी मत करना है ऐसा। ऐसा करते हैं बच्चे क्लासरूम में और एग्जामिनेशन हॉल में कि डिस्काउंट को मिस कर दिया, भूल गए, ट्रीट करना छोड़ दिया, आपका पूरा आंसर ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, फेस वैल्यू मे बी, मे नॉट बी इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब हुआ कि किस प्राइस पे हमने डेट को इशू किया है, किस प्राइस पे हमने डेट को इशू किया है। ठीक है, मे बी इसका मतलब क्या हो गया, फेस वैल्यू है मेरा, इशू प्राइस है। मे नॉट बी इसका मतलब क्या हो गया, इशूड एट डिस्काउंट। अब यहां कॉन्सेप्ट आ गया किसका, डिस्काउंट का। हो सकता है डिस्काउंट पे इशू किया गया हो, और अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ, इशूड एट डिस्काउंट नॉट एट पार, अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ तो इसका मतलब फेस वैल्यू और इशू प्राइस में क्या हो जाएगा, फर्क आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू इशू प्राइस। ये क्लियर है, फर्दर सोचो। जब आप इशू करते हो ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, तो ध्यान रखना कैसे करोगे, ऐसे ही हो जाएगा क्या, एक तो बहुत बड़ा लॉ फर्म एंगेज होगा, आपको याद है ना, आप बड़ी कंपनी सोचते हैं हमेशा, बहुत सारे आपके पेपर वर्क्स होंगे, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशंस होंगे होंगे प्रिंटिंग का कॉस्ट आएगा आपका, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट आएगा आपका, ये सारे खर्चे होंगे आपके, इनको कहते हैं इशू एक्सपेंस। तो एक्चुअली आप ना, इशू प्राइस भी आपका प्रोसीड नहीं है, आपने डेट इशू किया जिस प्राइस पे, वो भी आपका एक्चुअल प्रोसीड नहीं होता, क्योंकि उसमें भी आपके कुछ खर्चे हो जाते हैं। बैंक से लोन लेने गया, मान लो मैंने बैंक को अप्लाई किया, मेरे को 1 लाख का लोन दो, बैंक ने मेरे को बोला 1 लाख के लोन पे 5% का प्रोसेसिंग फी है, तो मुझे कितना मिला, 95 मिला। तो वो 5,000 कहाँ गया, मैंने, यानी कि मेरा नेट प्रोसीड कितना हुआ, 95 ही हुआ ना, जबकि मैंने कितने पे लिया था, 1 लाख पे लिया था। 5 लाख, 5,000, 5% कितना हो गया था उसका, 5,000 ना, वो तो गया। वो क्यों गया, वो मेरा कॉस्ट था प्रोक्योर करने का। तो कंपनी के केस में भी होगा, जब आप इशू करते हो डिबेंचर, उससे एसोसिएटेड बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, उनको कहते हैं इशू एक्सपेंसेस, है ना। जैसे हमने कहा प्रिंटिंग कॉस्ट हो गया, लीगल चार्जेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गए, इन सारे कॉस्ट को कलेक्टिवली हम कहते हैं इशू एक्सपेंसेस, या दूसरे शब्दों में कहते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग कॉस्ट। तो ये जो आपका इशू प्राइस है ना, ये भी एक्चुअली आपका नेट प्रोसीड नहीं है। आप क्या बोलोगे, देयर मे बी इशू एक्सपेंसेस एज वेल, देयर मे बी इशू एक्सपेंसेस एज वेल, इशू एक्सपेंसेस भी हो सकता है। और ये जो इश्यूज एक्सपेंसेस होते हैं, तो हमने जैसे कहा एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ब्रोकरेज वगैरह हो सकता है, प्रिंटिंग कॉस्ट हो सकता है, एक्सेट्रा। अब ये है हमारे इशू एक्सपेंसेस, ठीक है, कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज कर देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोला था मैंने, कौन सा कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट।
फ्लोटिंग कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट प्रोसीड जो हमारे को डेट इशू करके आता है दैट विल बी इक्वल टू इशू प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस इशू एक्सपेंसेस। बताओ क्या ये सही हुआ, आ गया ना हमारा ये आता है मेरा नेट प्रोसीड फेस वैल्यू, या नेट प्रोसीड इज इक्वल टू, या चलो अब इसको और एक इक्वेशन डाल देते हैं, सारे डाउट्स ही खत्म हो जाएंगे। इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस, डन। इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रेट हो गया, और डिस्काउंट आपको मिलेगा नहीं। पूरे चैप्टर में हमारे पास एक ही सैंपल क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट की तरफ से जिसमें डिस्काउंट हमें ट्रीट करना है, यूजुअली डिस्काउंट देखने को। डन। कितना परसेंट कहा था मैंने, 8% पे। 8% पे 1 लाख का लोन लिया, 5% उन्होंने प्रोसेसिंग फी बोल के काट दिया, तो 95,000 मुझे दिया, तो मैंने कितना प्राप्त किया। तो मैं जो इंटरेस्ट पे करूंगा वो कितने पे करूंगा, क्यों, है ना, वो तो नहीं मानेगा ना इस बात को। इन्वेस्टर ने 100 रुपया 10% देख के आपको 100 रुपया दिया, आप कहते हैं भाई मेरे पास 100 रुपया आया ही नहीं यार, मेरे पास तो 90 रुपया आया है नेट प्रोसीड, बाकी तो मेरा खर्चा हो गया। इन्वेस्टर बोलेगा मेरे को क्या, मुझे मतलब नहीं है। तो बताओ, इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे। तो आप क्या बोलोगे, फेस वैल्यू में एरो करो, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, चलो फीचर्स क्लियर है आप लोगों को, फेस वैल्यू क्लियर है, इंटरेस्ट रेट क्लियर है, मेच्योरिटी पीरियड क्लियर है ना। बचा क्या, बचा कि ऐसा कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं और इसमें लिखते हैं फॉर 5 ईयर्स। अब ये 5 ईयर्स जो है ये क्या हो गया मेरा, मेच्योरिटी पीरियड। मेच्योरिटी पीरियड का मतलब क्या हुआ, लाइफ ऑफ डेट। लाइफ ऑफ डेट कितने दिनों के लिए है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देख लिया सबने, डेट कैन बी ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट, ओके, डेट कैन बी ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि हमने क्या किया, नेट प्रोसीड निकाला और हमने कह रहे हैं कि मेच्योरिटी पीरियड लाइफ ऑफ डेट इज 5 ईयर, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरे साल, थर्ड ईयर में जब मैं पहुंचता हूं, तो तीसरे साल मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे मेरा कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, बताओ, तो लाइफ कितना लोगे उस कंडीशन, 2 साल। समझ रहे हो मेरी बात, तो हमेशा 5 साल का लाइफ है तो 5 साल पे ही वो पूछेंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये टोटल लाइफ है डेट का, और वो किसी भी पॉइंट से मेरे को बोल सकते हैं डेट का कॉस्ट कैलकुलेट करो, हम आसानी से कर लेंगे। केयरफुल रहना है कि उन्होंने पूरा लिया है या किसी पॉइंट से हमारे को डेट के हिसाब से बता के हमसे कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। थोड़ा सा क्या रहना है, कॉस्ट लिखने की जरूरत भी हमें यहाँ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट योर कॉस्ट ऑफ डेट। अब इसमें एक चीज़ है सिर्फ जिसको हम जिक्र करेंगे, देखो क्या क्या फीचर्स हो गए डेट के, हम इसको समराइज कर देते हैं। एक ऐसा छोटा सा सर्कल बनाओ और डेट के फीचर्स देख लो। एक तो हो गया फेस वैल्यू, क्लियर है, क्लियर है ना। एक हो गया मैच्योरिटी पीरियड, ये भी क्लियर है आपका, ठीक है। एक हो गया मेरे पास कूपन या इंटरेस्ट रेट, कूपन या इंटरेस्ट रेट, ये भी क्लियर है। और क्या लिया था हमने, एक हो गया मेरा रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है, रिडेम्पशन वैल्यू। इसके बारे में एक लाइन, एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा,
ध्यान दो और स्टार लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ भी ट्विस्ट होता है। हाँ, कौन बताएगा क्या ट्विस्ट हो सकता है? अच्छा देखो, हमारा नेट प्रोसीड का ट्विस्ट तो समझ में आ गया, इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। इसमें क्या ट्विस्ट हो सकता है रिडेम्पशन वैल्यू में? प्रीमियम हो सकता है ना, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो कहता है 100 रुपये अभी दो, मैं तुम्हारे को 105 रुपये वापस करूंगा। इसका मतलब 5 रुपये का क्या दे रहा है? प्रीमियम दे रहा है। मेरा पूरा कैश फ्लो क्या होगा? अफेक्ट होगा। होगा या नहीं होगा? तो हम क्या कहते हैं कि सर रिडेम्पशन वैल्यू रिडीम एट पार भी हो सकता है, रिडीम एट प्रीमियम भी हो सकता है, राइट? हो सकता है, दिखेगा नहीं जल्दी। रिडीम एट डिस्काउंट बोलोगे कोई आपको पैसा ही नहीं देगा। बोलोगे आज 100 रुपये दो, 5 साल का मैं तुम्हें 90 दूंगा, बीच में कितने भी फायदे दे रहे हो ना, वो बोलेगा मेरे को नहीं देना। कितना भी फायदा दे दोगे ना, सामने वाला बोलेगा मेरे को नहीं देना, है ना? तो सिंपल सा फैक्टर है, दिखेगा नहीं जल्दी, है ना? पॉसिबिलिटीज बिल्कुल हो सकती है। ओके, फर्दर अब ये भी सोचो जरा कि हमने क्या कहा। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है? एक बात और सुनो ध्यान से। अगर मैं ऐसा कहूं कि 5 साल के लिए आप मेरे को डेट दो 100 रुपये का, 5 साल के बाद मैं आपसे को एक साथ 120 रुपये दे दूंगा, यानी कि 5 साल मेरे को इंटरेस्ट नहीं दे। सोचो क्या सोच सकते हो, सोचो क्या सोच सकते हो, है ना? जब सोचोगे तभी तो करोगे। जैसे कैसे सोचते हैं बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, अपने घर के रेंट से परेशान था। मेरे को बोला क्या करूँ? मैं बोला क्या मतलब क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? बोला यार हर एक महीने मैं उसको पैसे देता हूँ, कभी डेट इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैंने कहा अपफ्रंट दे पाओगे? बोला मतलब? अच्छा 20,000 रुपये उसका किराया था। तो मैंने बोला 1 साल का दे दो। बोला कैसे होगा? मैं दे तो दूँ, लेकिन मेरे को क्या फ़ायदा? मैं बोला मैं बताता हूँ फ़ायदा है क्या। मैं बोला बोलो कि अपने मकान मालिक को बोलो कि 2,40,000 तुम्हारा रेंट बनता है, मैं तुम्हें 2,10,000 रुपये दे रहा हूँ अपफ्रंट, आज ले लो। अच्छा, मुझे उसके मकान मालिक का प्रोफाइल पता था, है ना? एक दो शोरूम वगैरह चलते थे। बोला यार 30,000 छोड़ देगा रेंट में? बोला कि हाँ देख लो पूरे महीने में कितने का बचा तुम्हारे को। बोला तकरीबन 2,500। ये ऐसा हो सकता है? मैं बोला एक बार अटैम्प्ट तो करो। उसने जैसे ही मकान मालिक को बोला कि आप मेरे से पूरे साल का रेंट एक साथ ले लो, बट मेरे को इतने का डिस्काउंट चाहिए। मकान मालिक बोला, वो बढ़िया आदमी था, वो पता था 2.5 लाख रुपये एक साथ आ रहा है, मैं इसको घुमा लूंगा, और जितना मैं इसको डिस्काउंट कर रहा हूँ मैं उससे 4 गुना ज़्यादा कमा लूंगा, है ना? अब ऐसे ऑफर कब कर पाओगे? जब पैसे पे क्या हो, पकड़ हो। तो सोचो जितना सोच सकते हो, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है। रिडेम्पशन वैल्यू एक एक पॉइंट पे लिख देते हैं इसको। डेट इज रिडीम्ड एट maturity. Debt is redeemed at maturity. At par or at premium. This is the proceed you are going to get at the end. इसका मतलब क्या हुआ? इन अदर वर्ड्स इसका मतलब हुआ, अच्छा ये रिडेम्पशन वैल्यू है ना, ब्रैकेट में डाल दो आरवी, नेट प्रोसीड के ब्रैकेट में डाल देना एनपी, आरवी एंड एनपी। अच्छा आपको अकाउंट्स में इतने शॉर्ट फॉर्म दिखाई देते हैं, ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म दिखते हैं? पता है क्यों क्यों यहाँ दिख रहे हैं? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको चॉकलेट खिलाऊंगा कल के क्लास में, पक्का लेके आऊंगा मैं। यहाँ इतना शॉर्ट फॉर्म क्यों दिख रहा है? हर एक चीज़ का शॉर्ट फॉर्म बनता जा रहा है। ये पब्लिश नहीं होती, पब्लिश्ड बुक से ही तो अपन एनालिसिस करते हैं। हमारे पास कंपनी का डेटा कहाँ से आएगा? अभी निकालेंगे हम, कल परसों से निकालना शुरू कर देंगे। हाँ, अरे नहीं बालक, सिंपल सा रीज़न है, इसको इंजीनियर्स ने बनाया है, और इंजीनियर्स की एक बीमारी होती है शॉर्ट फॉर्म। और प्रैक्टिकल रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। आईटी पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन, याद है आईटी में हर एक चीज़ का क्या होता था? शॉर्ट फॉर्म होता था, याद है? रैम, रोम, सीपीयू, है ना? मैथ्स देखो, मैथ्स में भी आपको बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे।
और ये इकोनॉमिस्ट और इंजीनियर्स ने इस सब्जेक्ट को क्या किया था, इनिशियल कॉन्सेप्ट्स दिए थे। और उनकी एक बीमारी होती है, तो शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म दिख रहा है। अब ये लॉजिक आपको कहीं गूगल में नहीं मिलेगा, ये अनुभव का ज्ञान है। क्यों मिल रहा है आपको शॉर्ट फॉर्म? कि बनाने वाले ना शॉर्ट फॉर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए हर एक चीज़ का शॉर्ट फॉर्म बनाओ, ऑफिशियली बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सारे फॉर्मूला में क्या यूज़ होगा? शॉर्ट फॉर्म। इंटरेस्ट को हम आई लिखेंगे, है ना, ऐसे IPA करो तो अकाउंट्स में किसी को समझ भी नहीं आएगा हो क्या रहा है यहाँ, बट हियर यू कैन डू इट। तो दैट इज रिडीम्ड एट मैच्योरिटी, एट पार या एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब हुआ इट मे बी रिडीम्ड एट फेस वैल्यू और नॉट। ये होने इसका मतलब ये फेस वैल्यू पे रिडीम हो सकता है या नहीं हो सकता है। दिस इज इट। ये चारों पॉइंट क्लियर है आपका। अब पांचवा पॉइंट है एक टैक्स शील्ड। क्या है? टैक्स शील्ड। चलो फटाफट इसको डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और पहला टॉपिक उठाते हैं। टैक्स शील्ड को हम फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। क्या बोलोगे? इंटरेस्ट पेड ऑन टैक्स इज, सॉरी, इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल। या और सिंपल शब्दों में लिखे, पहले भी लिख चुके हैं ना, तो हम एक सिंपल शब्दों में लिखते हैं, इंटरेस्ट इज नेट ऑफ टैक्सेस। तो ये देता है हमें टैक्स शील्ड या टैक्स बेनिफिट या टैक्स सेविंग, जो कहना चाहे। टैक्स शील्ड, टैक्स बेनिफिट या टैक्स सेविंग। इंटरेस्ट इज नेट ऑफ टैक्सेस, मतलब I1 माइनस T। एक वन इसका मतलब। अच्छा, इस फॉर्मूला को कोई एक्सप्लेन कर दो। बोलोगे सर बच्चों वाला ना सवाल कभी कभी आप लोग पूछते रहते हैं। इस फॉर्मूला को कोई एक्सप्लेन करो, ये क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा, क्या होगा ये, क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? I माइनस I इंटू टैक्स, यही होगा ना। तो इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट पे जो टैक्स लगा, है ना, या लगना चाहिए था 10 रुपये का इंटरेस्ट, 10 रुपये के इंटरेस्ट पे 50% का टैक्स लगा, तो ये बन गया 5 रुपया। 10 माइनस 5, 5 रुपये की क्या हो गई? सेविंग हो गई। मतलब हमने उसको 10 दिया, लेकिन एक्चुअली में हमारे को 5 का क्या मिल गया? सेविंग मिल गया। वो तो हमने नहीं दिया ना, तो इसीलिए हम कहते हैं हमारे को बेनिफिट ये दिखाई दे रहा होता है, टैक्स सेविंग। नाउ टेक एन एग्जांपल। देखो, दे आर टू कंपनीज, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। ये ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड। कंपनी एक्स के ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, कंपनी वाई में डेट प्लस इक्विटी दोनों है। कंपनी एक्स इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, कंपनी वाई में डेट प्लस इक्विटी दोनों है। ठीक है, अब बिहेवियर देख लेते हैं हम। कहाँ से शुरू करें? EBIT से। अब इसका 100 रुपीज़ का EBIT है था या 1000 का है, जो भी आप रखना चाहो। इसका भी हमारे को क्या है? EBIT दोनों का सेम है, 100 का EBIT है। हम देखना चाह रहे हैं डेट से क्या फर्क पड़ जाता है भाई, डेट से क्या फर्क पड़ता है ना। तो एक्स में बताओ, जब अपन इंटरेस्ट हटाएंगे तो एक्स में क्या होगा? 0 ना, है ना। और ये क्या है? ये 10% डेट है ₹100 का। ये 10% डेट है ₹100 का। EBIT भी हमारा 100 है। कहते सर प्रिंसिपल कैसे वापस करोगे? तो बात की बात है। ठीक है, तो 100 इन करोड़ से, ठीक है, 100 इन करोड़ से, और डेट को तो अपन यूनिट पे लेके चल रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ कितने का इंटरेस्ट बना? 10 रुपये का। 10 रुपये का क्या बन गया मेरा इंटरेस्ट? हाँ, इंटरेस्ट इक्विटी वाले को दोगे, ठीक है। अब बताओ मेरे को, इसका मतलब क्या हुआ? हियर EBT इज 100, लेकिन इसका EBT कितना हो गया? 90।
इसका ईबीटी कितना हो गया 90। अब आ जाओ, लेस टैक्स एट द रेट 50%। तो इसका टैक्स एप्लीकेबल कितना हुआ 50, और इसका टैक्स कितना हो जाएगा बालक 45। तो इसका क्या हो गया इधर 45 और इधर आ गया 50। ये मेरा क्या है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, ये इनका नेट प्रॉफिट है। तो अब जरा देखो कंपनी एक्स का नेट प्रॉफिट कितना है 50 रुपए का, कंपनी वाई का नेट प्रॉफिट कितना है 45 रुपीज का। व्हाट द थिंग यू आर गोइंग टू गेट हियर, जरा गौर करो, टैक्स जो है इन द केस ऑफ एक्स वो कितने का है 50 रुपीज का, एंड द टैक्स पेड इन द केस ऑफ वाई ये कितने का है 45 रुपीज का। कितने का है 45 रुपीज का। और यहां जो हमने इंटरेस्ट पे किया था वो कितना है 10 रुपीज का। तो 10 रुपीज का हमने यहां इंटरेस्ट पे किया था, यहां इंटरेस्ट मेरा जीरो था। अगर यहां इंटरेस्ट मेरा जीरो था इसका मतलब यहां मेरे को इंटरेस्ट की कोई सेविंग नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट मैंने माइनस किया होता तो इस अमाउंट पे मेरे को टैक्स नहीं लगता। ये ज्यादा अमाउंट है, 100 पे मेरे को टैक्स देना पड़ा 50%, जबकि यहां सिर्फ 90 पे टैक्स देना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी 10 रुपये में क्या कर चुका हूं इंटरेस्ट का पे कर चुका हूं, जो टैक्स डिडक्टेबल है, मतलब टैक्स से पहले पे किया हमने, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट से हमने पे किया है। और इंटरेस्ट जब हमने पे किया तो इसका मतलब इस अमाउंट पे टैक्स अप्लाई नहीं हुआ। तो ये मेरा क्या हो गया 10 रुपये का मेरा क्या हुआ इंटरेस्ट हुआ। अच्छा सोचो, अब 10 रुपये का इंटरेस्ट हुआ, लेकिन ये पूरे 10 की सेविंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये अमाउंट अगर रहता तो 90 प्लस 10 रहता, और इस 10 पे भी 50% का क्या लगता टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 रुपये जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है उसमें मेरा कितना का सेविंग हो जाता, कितना मेरे को टैक्स देना पड़ा 10 इंटू टी का टैक्स देना पड़ा, यानी कि 10 इंटू 0.50 का टैक्स देना पड़ा, यानी कि सिर्फ 5 रुपये का टैक्स देना पड़ा। इंटरेस्ट टोटल कितना था मेरा 10 रुपये का, इसका मतलब मेरी सेविंग कितनी होगी 5 रुपये की सेविंग होगी। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट टैक्स शील्ड। तो इफेक्टिव पेमेंट क्या है मेरा, इफेक्टिव इंटरेस्ट पेमेंट क्या है मेरा 5 रुपये का। इफेक्टिवली हमने कितना दिया 5 रुपये का, क्योंकि उस अमाउंट पे 5 रुपये की हमने क्या कर ली टैक्स की सेविंग कर ली, जो एक्स नहीं कर पाया। एक्स क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि एक्स के पास डेट नहीं था, तो उसको पूरे 100 पे क्या लग गया टैक्स लग गया। इसको पूरे 100 पे क्या लगा टैक्स लगा। सो दिस इज व्हाट वी से द टैक्स शील्ड इज ऑल अबाउट। सिंपल है, कोई डाउट कोई दिक्कत। तो कितने की सेविंग हो गई यहां 5 रुपए की सेविंग होगी। दिस इज इट, डन। चलो आगे बढ़ो। टाइप्स ऑफ डेट बेस्ड ऑन मैच्योरिटी, बताओ कितने तरह का, बोलो बोलो 2 तरह का। बोलते क्यों नहीं हो, नाराज हो जाते हो आप लोग तो। पहला क्या होगा इरिडीमेबल डेट, और दूसरा क्या होगा रिडीमेबल डेट। इरिडीमेबल डेट एंड रिडीमेबल डेट। देखो रिडीमेबल इरिडीमेबल में मेरा ई और आई आर इधर उधर भागता रहेगा, है ना, तो उसका ध्यान रखना आप। और कभी भी कुछ ऐसे गलत आ जाता है ना स्पेलिंग वगैरह, तो कभी ये नहीं कहने का सर आपने गलत लिखा है, ईगो हर्ट होता है। क्या कहने का सर टाइपिंग एरर है, क्या बोलोगे टाइपिंग एरर। कभी मत कहना सर आपने गलत लिखा है, ना ईगो हर्ट हो जाता है। क्या बात कर रहा हूँ मैं, कैसे गलत लिख सकता हूँ। एक ही तो प्रोफेशन है जहाँ आप गलती नहीं कर सकते, टीचिंग। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बहुत गलतियाँ करोगे, कितने क्लाइंट को डुबाओगे, कितने को बचाओगे भी, है ना। इंजीनियर बहुत सारी गलती करते हैं, डॉक्टर्स बहुतों को निपटा देते हैं, करते हैं ना गलतियाँ। बट एक जगह आप गलती नहीं कर सकते, जब आप क्लासरूम में खड़े होते हो, है ना, ऑप्शन नहीं होता। इसलिए यहाँ क्या होता है सिर्फ टाइपिंग एरर होता है, यहाँ गलती नहीं हो सकती। इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, ई रिडीम आई लग जाता है किसी चीज में, इसका मतलब नहीं होगा रिडीम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ रिडीम नहीं होगा, मतलब नो मैच्योरिटी पीरियड, नो मैच्योरिटी पीरियड, नो मैच्योरिटी पीरियड, है ना, नो मैच्योरिटी पीरियड। मतलब क्या हुआ नॉट रिडीम्ड बाय इश्यूअर,
इश्यूअर इसको कभी रिडीम नहीं करेगा, नॉट रिडीम्ड बाय इश्यूअर। क्या होगा इसका मतलब? इंटरेस्ट इज पेड थ्रू आउट, इंटरेस्ट पे होगा थ्रू आउट, बट रिडिम्शन नहीं होगा। इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट तो देंगे हम, लेकिन रिडिम्शन नहीं होगा। ये क्या हो गया? इरिडीमेबल हो गया। अच्छा, रिडीमेबल में क्या होता है बताओ? फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के साथ ये डेट आएगा आपका, फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के बाद। और याद रखना, जब कुछ भी ऐसा होता है ना जो कभी खत्म नहीं होता, इसी को हम कहते हैं परपेचुइटी। इरिडीमेबल का मतलब क्या हुआ? परपेचुइटी हो गया, मतलब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग। जब तक बिजनेस है तब तक वो स्टैंड रहेगा। बस आप क्या करते रहोगे? इंटरेस्ट पे करते रहोगे। डन। स्टार्ट करेंगे पहले से। ए बी कर दें इसको। हमने डेट को फर्स्ट किया हुआ है तो इसको ए बी कर देते हैं। ए में आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट। हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको याद है डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा मेथड हुआ? अप्रॉक्सीमेशन। तो क्वेश्चन में लिख दिया अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज करो, तो इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला कह रहा है वो हमसे। तो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, राइट। तो मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ, देखते हैं कौन फॉर्मूला बना के दे सकते हैं मेरे को। क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट किसका? इरिडीमेबल डेट का। डेट के कंपोनेंट क्लियर है सबको? अब क्लियर है ना? देखो, ये डेट इशू हुआ 0 ईयर पे, ठीक है। 100 रुपये का डेट इशू हुआ, नो डिस्काउंट, नो इशू एक्सपेंस। एक बात को ध्यान देना, अगर डिस्काउंट नहीं है तो फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इशू एक्सपेंस नहीं है तो फेस वैल्यू और नेट प्रोसीड में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मेरे पास फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो फ्लोटेशन कॉस्ट को क्या मान के चलेंगे? 0 मान के चलेंगे। 100 रुपये का मेरा नेट प्रोसीड है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? हर एक साल इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। ये ₹100 का 10% कूपन डेट था आपका। तो अगर 10% कूपन डेट है, मैं एक ही वैल्यू बार बार इसलिए ले रहा हूं कि आसानी से दिमाग में सेट रहे। 10% अगर कूपन डेट है, ठीक है, 10% अगर कूपन डेट है, तो देखो यहां पहले साल क्या होगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होगा या इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस होगा? नेट ऑफ टैक्सेस होगा। यहां भी क्या होगा? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस, और ये चलता रहेगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम परपेचुइटी कह रहे हैं। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट का पता मुझे कैसे चलेगा? तो व्हाट आई एम पेइंग, टेल मी व्हाट आई एम पेइंग। आप कह रहे हैं सर आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस। एज अ कंपनी व्हाट आई एम पेइंग? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस। आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ व्हाट? तो आप कहते हैं आउट ऑफ योर नेट प्रोसीड। ये आपका नेट प्रोसीड है। आपने 100 रुपया प्राप्त किया एंड 100 रुपये के अगेंस्ट आप ये क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। तो आप क्या पे कर रहे हो और आपने क्या प्राप्त किया? कॉस्ट। आप क्या पे कर रहे हो अगेंस्ट आपने क्या प्राप्त किया इज कॉस्ट। तो जब आप कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट की बात करते हो ना, तो आप कहते हैं केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एनपी। इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एनपी। सो व्हाट इज एनपी? नेट प्रोसीड, आई फॉर इंटरेस्ट, टी फॉर टैक्स रेट एंड केडी फॉर डेट, है ना। इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी लिखते हैं आई अपन एन पी और फिर ब्रैकेट में डालते हैं 1 माइनस टी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि 1 माइनस टी जो है दैट इज एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट नॉट ऑन नेट प्रोसीड। वो किस पे एप्लीकेबल है? इंटरेस्ट पे एप्लीकेबल है। आप क्यों इसको हाईलाइट कर रहे हो सर? क्योंकि इसका प्लेसमेंट हम बदलेंगे
आने वाले टाइम में, इसके प्लेसमेंट के बदलने के कंडीशंस होते हैं. सो वी विल सी दैट. तो के डी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एन पी. यहाँ लिखो वेयर एन पी इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स. फटाफट लिख दो. मुझे डाउट नहीं है आपके मेमोरी पावर पे, लेकिन नोट्स में लिखा रहना चाहिए, अच्छा लगता है. इंटरेस्ट रेट और केडी के बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे, ज़्यादा ही अच्छा लगेगा फिर, लेकिन नहीं. अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट की थियरी नहीं चाहिए ना? क्लियर है ना सबको? व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? कॉस्ट इन इशूइंग द इंस्ट्रूमेंट. कॉस्ट इन इशूइंग द इंस्ट्रूमेंट. थियरी हम लिख चुके हैं, तो फ्लोटेशन कॉस्ट की मैं बात नहीं करूंगा. हम सीधा चलते हैं इलस्ट्रेशन 1 पे. जरा देखो क्वेश्चन नंबर 1. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? सतीश, अब जो है बुक दे दो सबको, एक एक स्पाइरल वाली दे दो. अभी आपकी बुक प्रिंट में है, प्रिंट में आने दो. फिलहाल मैंने वो स्पाइरल वाली कर दी अरेंज, तो काम चलेगा हमारा. जो ध्यान देना, बुक में जो क्वेश्चंस हैं, जो बुक अभी आपके हाथ में आएगा, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो नंबरिंग है 1 2 3 4. जितने भी स्टडी मैट के इलस्ट्रेशंस हैं, जो नई वाले स्टडी मैट है जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, वो सारे इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पास्ट ईयर एंड इंपॉर्टेंट आरटीपी. सारे आरटीपी मैंने नहीं डाले, क्योंकि आरटीपी क्या होता है, स्टडी मैट के क्वेश्चन का ही कॉपी पेस्ट होता है. थोड़ा बहुत डेटा चेंज करते हैं, तो सेम टाइप का क्वेश्चन कितना सॉल्व करोगे? तो हाँ, जो टिपिकल आरटीपी के क्वेश्चन हैं वो डालें. पास्ट ईयर के सारे डाल दिए अटेम्प्ट वाइज, और आपके करंट ईयर के क्वेश्चन. पास्ट ईयर के किसी भी क्वेश्चन में मैंने आपको अटेम्प्ट लिख के नहीं दिया है, मैंने सेक्शन तोड़ दिया है. मतलब जब आपका बुक खत्म होगा तो वहाँ लिखा रहेगा पास्ट ईयर क्वेश्चन, उसके नीचे देखोगे 15 क्वेश्चन जो पास्ट ईयर्स के. आपने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहता कि आप इसका सोल्यूशन कहीं भी ढूंढो. इस बैच के खत्म होने के बाद मुझे आप में ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपने क्वेश्चन बनाया, पेन रख दिया, बोला सर सही ही होगा, आप आंसर चेक कर लो. जब तक बच्चा आंसर को रेफर करता है तब तक वो डरता है, और डर हमें नहीं चाहिए. इसीलिए पास्ट ईयर का कोई आप ढूंढ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन, लिखा रहता है. तो मैंने ऐसा प्रैक्टिकली देखा है कि मई 22 का क्वेश्चन है, फंस रहे हैं, गए गूगल पे मई 22 सजेस्टेड आंसर, 2 सेकंड के अंदर मिल जाता है. अच्छा, होता क्या है कि जब आपके सामने सोल्यूशन बना हुआ रहता है ना, तो फटाफट क्लिक करता है कि हाँ 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 ऐसे सॉल्व होगा. लेकिन ये क्लिक एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करता. तो तत्काल तो हम समझ जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता. लेकिन अगर अभी पेन ले लें कि सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व नहीं हुआ, और फिर दर्द ले रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, पूरे दिन सोचा, दूसरे दिन क्लास में आए, पूछा, फिर उसका सोल्यूशन मिला, तो फिर ज़िंदगी में आप उसे कभी भी नहीं भूलोगे, है ना? इसी को ध्यान में रखना है. स्टार्ट करो पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन का सोल्यूशन तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा. व्हाट इज केडी? मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ. 5 साल पहले, देखो 5 years अगो, उसने सुना नहीं क्या कि मैंने क्या बोला था? अगर सुना नहीं उसने, इशूड, सतीश, अच्छा ठीक है, इशूड 12% irredeemable debt, 12% irredeemable debt. एक मुझे भी दे देना, एक कॉपी मेरे पास है क्या? %12 irredeemable debt at ₹103, ठीक है, at ₹3 प्रीमियम, at ₹3 प्रीमियम. एक नज़र कहीं सब देख लेना, कहीं कुछ एरर होना तो मेरे को बता देना. टाइम मिले ना तो एक बार देख लेना, कहीं कुछ एरर हो तो बता देना. एरर मतलब पेज का इधर उधर होना. आ जाइए, पेज नंबर नहीं है ना? पेज नंबर नहीं है ना? हो गया भगवान. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ जाओ, चैप्टर 4. चैप्टर 4 एडी वाले पेज पे 85.
पेज नंबर 85, देखो राइट हैंड कॉर्नर में पेज नंबर है, हाँ पेज नंबर है 85, आगे 85 देखो। अब जैसे ये है ना, अब उससे पहले एक बार पढ़ो क्या लिखा है, फैक्ट व्हाट इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन, तो क्या बोला हमने, यस यू आर करेक्ट, वी हैव टू टेक इट एज 0 देन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 5 years ago सोना लिमिटेड इशूड 12% इरिडेमेबल डिवेंचर एट ₹103 एट ₹3 प्रीमियम, दिख रहा है ना सबको। क्वेश्चन नंबर 1, प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू कितना है, ऑफ ₹100, द करंट मार्केट प्राइस of these debenture is ₹94. If the company pays tax at 40%, calculate its current cost of डेट कैपिटल। ये पास कर देना इनको, करंट कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, ये क्वेश्चन नंबर 1 है वाला, करंट कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बताओ क्या खासियत है इस क्वेश्चन की जो हमने अभी डिस्कशन किया था, याद है आप लोगों को, है ना। तो क्या करेंगे, ये कुछ भी भूल जाए ना, हमें ये नहीं भूलना, क्योंकि रिवीजन में ना हर एक क्वेश्चन को रिवाइज हमें करने की जरूरत नहीं होती है, नोट डाल देते हैं एक। ये क्या है, तो हम कहते हैं सर ये प्री एग्जिस्टिंग डेट है, ये क्या है, प्री एग्जिस्टिंग डेट है ना, प्री एग्जिस्टिंग डेट। अच्छा कैसे पता चल रहा है ये प्री एग्जिस्टिंग डेट है, तो देखो क्या कह रहा है कि 5 साल पहले सोना लिमिटेड ने इशू किया था, 5 साल पहले इशू किया था उन्होंने, है ना। कितने साल पहले इशू किया था, 5 साल पहले, लेकिन ये कब मैच्योर होगा ये नहीं गिवन है। तो अगर ये कब मैच्योर होगा ये नहीं गिवन है, इसका मतलब ये कौन सा डेट हुआ, इरिडीमेबल का क्वेश्चन है, ये तो क्लियर है, प्री एग्जिस्टिंग डेट है। और एक बात याद रखना, जब प्री एग्जिस्टिंग होना, इधर देखो हमने क्या कहा था, नेट प्रोसीड, जब प्री एग्जिस्टिंग होना तो वी हैव टू टेक करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि एक बात सोचो ना, ये इशू कब हुआ था, 5 साल पहले, और हमें आज उसका कॉस्ट पूछ रहा है, तो मैं तो आज के प्राइस पे जाऊंगा ना। फिर से सोचो, 5 साल पहले इशू हुआ था, लेकिन वो मुझे आज का कॉस्ट पूछ रहा है, तो मैं आज के प्राइस पे जाऊंगा ना। तो नेट प्रोसीड, और यहां मेंशन कर देना समटाइम्स करंट मार्केट प्राइस कैन बी यूज्ड। ये कब होता है, जब प्री एग्जिस्टिंग होता है, तो हम करंट मार्केट प्राइस को यूज कर लेते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस विल बी यूज्ड। तो नेट प्रोसीड और करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से ध्यान से देखो, अब इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएगा, मतलब ही नहीं रहेगा बहुत सारे इंफॉर्मेशन का आपके लिए। देखो कितने पे इशू हुआ था, कितने का डिबेंचर है, 12%, तो प्री एग्जिस्टिंग डेट है, तो क्या लोगे, कंसीडर करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ले लेंगे हम, और यही करंट मार्केट प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, नेट प्रोसीड हो जाएगा। 12% का डिबेंचर है, 103 पे इशू हुआ था, 3 रुपये की प्रीमियम पे, 100 रुपये का पार वैल्यू है। पार वैल्यू मुझे चाहिए, क्योंकि पार वैल्यू पे ही मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, यस और नो। क्या मैं इंटरेस्ट करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करूं या फेस वैल्यू पे करूं, फेस वैल्यू पे करूं। तो फेस वैल्यू मेरा कितने का है, 100 रुपीज़ का है, और कितना इंटरेस्ट रेट है, 12% का है, तो 12% ऑफ 100, 12 रुपये का तो मेरा इंटरेस्ट बन गया। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, KD इज इक्वल टू I अपन NP 1 माइनस टी, तो I तो मिल गया, कितना I है, 12 रुपये का। देखो टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 40%, ये भी क्लियर है मेरा। अब मुद्दा था यहां सेलेक्ट करना नेट प्रोसीड को,
इस क्वेश्चन में क्या वेरिएशन डाल दिया। अच्छा पता है एग्जाम में क्या होता है, ये बच्चा क्या सोचेगा, यार 103 पे इशू हुआ है, 3 रुपये का प्रीमियम है, 100 रुपये का है। अगर आपने 103 को नेट प्रोसीड बोल दिया तो आप गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे? क्योंकि ये 5 साल पहले इशू हुआ था और आपसे पूछ रहा है करंट कॉस्ट, मतलब 5 साल बीत चुका है, आपसे आज का कॉस्ट पूछ रहा है। और जब आज का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो किस पे कैलकुलेट करेंगे? करंट मार्केट प्राइस। और व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस? 94। यानी कि मेरा नेट प्रोसीड आज क्या होगा? 94 होगा। 5 साल पहले क्या हुआ होगा? 103 हुआ होगा। लेकिन ये 5 साल पहले का तो पूछ नहीं रहा है, ये कब का कॉस्ट पूछ रहा है? आज का कॉस्ट पूछ रहा है। तो मेरा नेट नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा? 94। लगाओ फॉर्मूला, निकाल दो आंसर कितना आ रहा है। क्या बोलेंगे सोल्यूशन? AD इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई NP 12 1 माइनस 0.40 डिवाइडेड बाई 94। देखो एक सेकंड में बताऊँ, हमारा आंसर वेरी कर गया क्योंकि जो टैक्स रेट है ना 35 है। मैंने 40 लिख दिया था आप लोगों को। बाद में आप बोलोगे हमारे बुक से आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा। 35% पे निकालो कितना आ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें यही करना है कि वंस इट इज सॉल्व। और एक बात और याद रखना है, एक बेसिक रूल। देखो आप सब कैलकुलेटर में एक्सपर्ट हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, बट आपको ये करना है कि कम से कम शुरू के 20 लेक्चर तक गो स्टेप बाय स्टेप। कुछ भी कैलकुलेट करो ना, गो स्टेप बाय स्टेप, है ना। सिंगल कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्या करें, अवॉइड करें। कैलकुलेटेड ट्रिक्स, जब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आएंगे तो हम करेंगे, बट जो इंश्योरिटी होती है ना कि श्योर है कि मेरा आंसर पक्का सही है, उसमें हमें एक कोई भी डाउट नहीं छोड़ना, कोई भी गलती का स्कोप नहीं छोड़ना। होता क्या है, जब आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं तो आपके एरर्स नहीं आते, और जितना कम एरर आएगा आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होगा, उतना बढ़ता चला जाएगा। और वही हमें चाहिए कि एक ऐसा पॉइंट आए जहां आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया एंड यू आर श्योर कि मेरा आंसर क्या है, सही है ना। सो ये हमारा कौन सा डेट था? इरेडीमेबल डेट था। एक ही क्वेश्चन है हमारे पास फिलहाल यहाँ, तो चलते हैं हम सेकंड में। हेडिंग कर देते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। हेडिंग करके क्या कर लेंगे, छुट्टी कर लेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है पता है ना, पता है कि नहीं, दिमाग खराब हो जाता है। कल टुमारो वी विल असेंबल और यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे।